नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो जो पर्टिकुलर अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपने पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है, और उसी के बारे में बात को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। सर एक दिन रेस्ट लिया करो ताकि हमें रिवीजन का टाइम मिले, या फिर प्लीज़ 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 1 घंटे की क्लास कर दो आपके पैरों में गिरकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने करेंगे इस बारे में भी विचार, ठीक है ना। अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो पीछे 2-3 दिन का ही गैप हो गया था, सीधा सीधा ही। अगर आपने नोट किया हो तो पीछे अभी 1-2 दिन का ही गैप हुआ था ना, तब तो आराम मेरे हिसाब से आपने खूब किया होगा, रिवीजन भी कर लिया होगा। 1-2 दिन का पूरा ही रेस्ट हुआ था वो, ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास में नेटवर्क क्यों नहीं आता सर? नहीं, आज तो मैं लेट हूँ। आज नेटवर्क का मामला नहीं था, आज मैं खुद लेट आया हूँ, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। लेक्चर को शुरू करते हैं। अब इधर उधर की बातों पे टाइम लगाते हैं कम और सीधा मुद्दे पे आते हैं। डिटरमाइनर्स हम पढ़ रहे थे। पहले आज का काम यह है कि डिटरमाइनर्स में कुछ बचे हुए सेक्शंस हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ आपके साथ, और उसके बाद प्रश्न करेंगे कुछ, ताकि थोड़ा सा और हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार ये प्रश्न कर लिया मैंने, शायद इस प्रश्न का ये उत्तर होगा नहीं होगा, उसके ऊपर बातचीत अपने करेंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार भाई, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स में अब तक हमने जो पढ़ लिया मैं एक बार वो आपको वापस से बता दूं। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, इनको अपनों ने कवर कर लिया है। फिर आपको इसके अंदर एक और बात ऐड करनी है, आपको ध्यान रखना है। पहले मैं फ्यू, आ फ्यू और इनको क्लियर कर दूं। फ्यू या ए फ्यू या दा फ्यू, चाहे आप किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन क्या होगा? काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल तो होगा ही, मतलब गिन तो आप पाएंगे, साथ ही साथ प्लूरल बहुवचन भी होगा। या लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, किसी का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बस ये चेक करिएगा कि इसके ठीक बाद आने वाला नाउन क्या हो? अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल के साथ 2-3 बातें फिक्स हैं, आपको मेरे हिसाब से अब तो याद ही होंगी कौन कौन सी हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब आती है सिंगुलर, मतलब एक वचन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस का भी प्रयोग नहीं होता। कारण अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एस और एस नहीं लगा सकते, लगता है मीनिंग चेंज हो जाता है, कोई दूसरा ही वो मीनिंग पर्टिकुलर हो सकता है। सभी को राधे राधे नमस्कार। ये तो इफ यू, ऑफ यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल के बारे में बात, ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, कल मैंने आपको एक ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट बताया था, और बहुत ही सॉलिड, बहुत ही महत्वपूर्ण। ईच या एवरी, ईच या एवरी, आप किसी का भी प्रयोग करते हैं, ईच या एवरी का, बाद में पता करेंगे ईच कहां लगता है, एवरी कहां लगता है, लेकिन अगर एक बार के लिए बात करूं, ईच या एवरी किसी का भी प्रयोग अगर आप करते हैं, तो ईच और एवरी के ठीक बाद जो नाउन आएगा वो होना चाहिए सिंगुलर, अर्थात एक वचन। और जब ईच और एवरी के बाद आप नाउन सिंगुलर लगा रहे हो तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन ईच एवरी के बाद अगर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए, ईच एवरी के ठीक बाद ओ एफ, ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए ना, तब आपको ध्यान रखना है कि आगे आने वाला नाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब रहेगी सिंगुलर। वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। ईच एवरी के बाद अगर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा तो नाउन होगा बहुवचन प्लूरल और वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। ये हमने बात कुछ ईच और एवरी के बारे में करी। सर्टेन नंबर अर्थात निश्चित संख्या के साथ आप ईच का प्रयोग करिए, अनिश्चित संख्या के साथ आमतौर पर हम एवरी का प्रयोग करते हैं। जहां संख्या आपके पास कोई डिसाइडेड ना हो कि यार कितने लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना, वहां आप आमतौर पर किसका प्रयोग करिए? एवरी का प्रयोग करिए। आज कुछ सेंटेंस भी करेंगे अपने उससे संबंधित, तो आ जाएगा नंबर। तो ये फॉर्मेट था जी ईच और एवरी का, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ओके जी, सभी को नमस्कार। प्लूरल वर्ब सही कह रहे हो भाई। सर कितनी देर अभी हुई क्लास? ठीक है ना, आज मैं ही 5-7 मिनट तो मैं खुद ही लेट था, ठीक है ना। सर सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अभी एक टॉपिक और बचा हुआ अपना, है ना, सबसे भारी जिसमें टाइम लगने वाला टॉपिक जो है ना, वो अपना टॉपिक बचा हुआ है डिटरमाइनर, वो सॉरी टेंस। टेंस में थोड़ा मैं समय लूंगा आपका। टेंस टॉपिक कवर होने के बाद मैं आपको एक बहुत बेहतर उत्तर दे पाऊंगा कि कितने दिन में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पर, आपके समझने की स्पीड पर भी निर्भर करता है। आपको पता है सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरे हाथ में, मैं चाहूँ तो यहाँ पर 20 घंटे में सिलेबस कवर कर दूंगा सारा का सारा, 15 घंटे में भी कवर करने का मामला है अपने पास। लेकिन जल्दबाजी है किस बात की? आपको जल्दी है या फिर मुझे जल्दी है? हिसाब से तो मुझे जल्दी होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी को कोई जल्दी नहीं। हमारा काम है सीखने का, आपका काम है सीखने का, मेरा काम आमतौर पर है सिखाने का। मिलजुल कर प्रयास करते हैं। टेंस का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, लेंथी का मतलब थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है, अच्छा खासा कई कई पैटर्न उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर अगले जो पार्ट बचते हैं ना, वो स्पीड में होने वाला एक है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुजी आपने वी के साथ हेड का यूज किया है,
क्या ये सही है गुरुजी? जवाब दीजिएगा। देयर वॉज नथिंग टू वरी एज वी हैड अ लिटिल ग्रे लेफ्ट इन आवर स्टॉक। ठीक है, देयर वॉज नथिंग टू वरी एज वी हैड का अर्थ क्या था मित्र इस सेंटेंस के अंदर? सनी कुमार जी, इस सेंटेंस के अंदर हैड जो था ना वो हैव का पास्ट था। हैव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, स्वामित्व दिखाया जा रहा है। उस सेंटेंस में जो आप कह रहे हो ना देयर वॉज नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, एज क्योंकि वी हैड अ लिटिल ग्रेन, हमारे पास क्या है भाई? थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ हमारे स्टॉक के अंदर। वहां हैड का अर्थ है ना स्वामित्व से रिलेटेड था, बस पास्ट की बात हुई थी, इसलिए आपने हैड जो है ना वहां पे सहायक क्रिया नहीं है, तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। पहली दूसरी क्लास आपको ने अगर बेहतर समझी है, हैड वहां पर किसका काम कर रहा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म का, हेल्पिंग ऑफ था ही नहीं। हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन वो जो आपने लिखा हुआ है वो आपने का मतलब मैंने भी वही लिखा है, हेड वहां पर काम किसका कर रहा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब अगर होता तो उसके बाद पक्की कोई ना कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। ठीक है ना? वी हैड अ लिटिल ग्रेन लेफ्ट इन आवर स्टॉक, जो कि बच्ची है। वो आगे कोई कह दे कि सर लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वो नया क्लोज बन गया। अगला टॉपिक टेंसी पढ़ा। हाँ बिल्कुल, अगला टॉपिक आपका होगा भी टेंसी, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब पढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट अपने पार्ट आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी सम और एनी को लेकर। एक तो अपने पता कर रहे हैं सम। पहले मैं आपको सम बताता हूं कि सम का क्या कहां प्रयोग होता है। टॉपिक कौन सा चल रहा है? डिटरमाइनर से चल रहा है। सम के बारे में पता करते हैं कि सम का कैसे कहां प्रयोग किया जाता है। पहला मामला, सम का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। पहला मामला, सम का प्रयोग किया जाता है कैसे सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। दूसरी बात सम के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी। कैसा वाक्य हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, कुछ इसमें ऐड कर रहा हूं, जिसमें रिक्वेस्ट ऑब्लिक ऑफर का भाव, ऑफर अर्थात प्रस्ताव का भाव हो। उसके बाद सबसे पहले अपनों ने पता किया है सम के बारे में। अब मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा बहुत एनी के बारे में, थोड़ा डिफाइन करूंगा, आपको निश्चित रहिएगा। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ सम में एक बात हो रहा है, सम के बाद, इसके बाद काउंटेबल ऑब्लिक अनकाउंटेबल, काउंटेबल ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद काउंटेबल ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन, कुछ भी कोई भी प्रयोग में लाया जा सकता है, कोई भी प्रयोग में लाया जा सकता है, कोई भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ये आप एक काम करिए, पहले ये आप एक नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सर कोई भी टॉपिक उसके नियम याद करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखा होगा ना कि डिटरमाइनर का है या आर्टिकल का। देखो भाषा आप पढ़ रहे हो, ईमानदार उत्तर चाहिए आपको तो मैं ईमानदार उत्तर देता हूं। आप भाषा पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना? मैं जब तक ये बोल रहा हूं ना तब तक लिखने वाले साथी लिखें। मेरा जवाब उनको है जिनका ये कमेंट है, यादव जी को, बाकी सारे साथी लिखते रहिएगा। देखो भाषा पढ़ रहे हो आप, भाषा के अंदर ना अगर आपका ट्रांसलेशन अर्थात कि अनुवाद, आपको क्या लिखा हुआ है उसका अगर आप अनुवाद सही से ठीक ठाक सा स्तर पे भी नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, भाषा हमेशा नियमों पर बंदिश नहीं रहती। आपको क्या लगता है जिनको नियम याद कर लेंगे जो सारे बच्चे अंग्रेज बन जाएंगे? सोचो आप, हमारे यहाँ भारत में हम कौन सी तारीख को कौन सा युद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, आप इतने जैसे इतिहास कला संस्कृति पढ़ते हो, कौन से नृत्य कौन से जो आप बोलियाँ ये सब पढ़ जाते हो, ठीक है ना? तारीखें याद कर लेते हो, पूरा संविधान याद कर लेते हो, तो इंग्लिश के गिन चुन के तो 200 नियम है। वो 200 नियम याद नहीं होते क्या बच्चों को? वो भी कर सकते थे ये काम। तो अगर वो सारे के सारे बच्चे नियम याद कर लेते तो आज भारत का हर बच्चा अंग्रेज बने घूमता, सबको अंग्रेजी आ रही होता। क्या है, हम अनुवाद करने में थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है, सहज महसूस नहीं कर रहे। एक तो ये बात।
फिर भी काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी, चूँकि आपके पेपर के अंदर 10वीं के स्तर का थोड़ा बहुत तो प्रश्न का लेवल वो बढ़ाएगा। फिर साथ ही साथ आपने कहा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, उसमें डिटरमिनर या आर्टिकल जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये पूछे ऊपर नाम लिख के दे दे। हाँ, नाम लिख कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, बाकी ऑप्शन देगा ना आपको कि फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, सम या एनी, कहीं ना कहीं वैसा सेक्शन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो ऐड तो करने वाला ही है। वो जैसा जिस तरीके से ऐड करेगा वही अपने डिफाइन कर लेंगे। जरूरी नहीं हर बात लिखी गई हो, ये कहीं किसी तरीके से जरूरी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपकी मदद के लिए उसने ऊपर निर्देश दे रखा होगा, आपको डायरेक्शन दे ही रखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बताओ भाई, ये लिखा। चलिए करते बात। देखो पहले हमने बात करी है सम को लेकर, सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं सम के बारे में। सम का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में। सम का प्रयोग आप कहां करिए? पॉजिटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस? जिसमें रिक्वेस्ट या फिर ऑफर का प्रस्ताव हो, भाव हो, जिसमें या तो रिक्वेस्ट या फिर ऑफर का भाव होगा, ऐसे सेंटेंस के अंदर। आई बात समझ में? सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाएगा। अब कोई कहते कि गुरुजी हमने तो कितनी पॉजिटिव सेंटेंस लिखे, किसी में भी सम का प्रयोग नहीं हुआ। नहीं, सम और एनी में डिफरेंस पता कर रहे हैं अपने, आगे मैं एनी लिखवाने वाला हूं। सम और एनी में से पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम का प्रयोग करिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो लेकिन जिसमें रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव हो उसमें सम का प्रयोग करिए। सम के बाद है ना काउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा भी नाउन आप प्रयोग में ला सकते हो। जैसे सम मिल्क भी होता है, सम मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। सम वाटर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है। सम बॉयज भी हो सकता है, ये काउंटेबल नाउन है। सम बॉय नहीं होता, सम बॉयज। सम स्टूडेंट भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन है। आ रही बात समझ में? सम बोर्ड्स भी हो सकता है, बोर्ड। सम बोर्ड्स भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला सम वोटर भी तो हो ही सकता है। तो सम के बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा भी प्रयोग में लाया जा सकता है। विवेक जी, एक मैसेज को 50 बार करने का कोई औचित्य नहीं मेरे भाई। RSCIT करना जरूरी है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कर लो। आजकल RSCIT लगभग सभी जगह पे मांग लेते हैं, पर एक मैसेज को 50 बार किया है, मैनेजमेंट आपको ब्लॉक कर देगा मेरे भाई। एक बार में देख लिया था मैंने आपका। नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ोगे तो वैसे पता चल जाएगा, है ना। एक मैसेज इतनी बार करने जो होते, आपके चक्कर में किसी का कोई वैलिड कोई क्वेश्चन होगा किसी बच्चे का, वो कहीं हाथ से जाता रहे, है ना, उसका ध्यान रखिएगा। माइक सही है भाई मेरी तरफ से, आवाज़ ओके आ रही है इस तरफ से, तो यूँ थोड़ा ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो RSCIT वाले मेरे मित्र, अब ये दोबारा कमेंट आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये लिख दिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। एक नेक्स्ट पैटर्न इसके अंदर और लिखते हैं। अब पता करते हैं अपने एनी के बारे में कि एनी का क्या हिसाब किताब है, एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे आपने लिखा सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, ऐसे एनी का प्रयोग अपने करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कोई सेंटेंस हो जो कि हो नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में आप एनी का प्रयोग करिए। एक बात। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आप एनी का प्रयोग करिए। कोई कहते हैं सर दोनों तरफ आपने तो इंटरोगेटिव लिख दिया। नहीं, इसमें केवल इंटरोगेटिव लिख रहा हूं, मतलब प्योर इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट या ऑफर का कोई भाव ही ना हो, अर्थ ही ना हो। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन, ऑफर का मतलब कोई प्रस्ताव दिया जा रहा हो, ऐसा कोई सेंस ही नहीं दिया गया हो, और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, वहां पे आपको वरीयता पे रखना है एनी को। लेकिन रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव होगा वहां पे, इंटरोगेटिव होने के बावजूद भी हम सम को सही उत्तर मानेंगे, सम को सही अटैच करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। सर ईच और एवरी का एक क्वेश्चन पूछना है, बताओगे क्या? क्यों नहीं बताएंगे, पूछो यार, कमाल करते हो कि बताओगे क्या। किसको मना किया मैंने प्रश्न का उत्तर देने से? तो एक ही मैसेज को 25 बार कर रहे हैं, उनको रोका है मैंने। पूछो, कंफ्यूज हो पूछिए आप, ठीक है। तब तक मैं इधर ये लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका एनी का नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी एनी को लेकर, इसके अंदर क्या होगा जी, कुछ मीनिंग आपको याद रखने। एक तो होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ क्या होता है? आमतौर पे रोकना। प्रिवेंट आ जाए या बैन आ जाए, ये भी क्या होता है? रोक ही होती है। बैन लगा दिया किसी के ऊपर, मतलब रोक लगा दिया। प्रिवेंट, बैन, फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ क्या होता है? मनाही, मनाही। प्रिवेंट है, बैन है, फॉरबिड है, हार्डली, स्केयर्सली, हार्डली, स्केयर्सली, सही से लिख देता हूँ आपको या ध्यान से, स्केयर्सली, हार्डली या स्केयर्सली। सम गर्ल नहीं होता है क्या? सिंगुलर नहीं लगा सकते क्या इसके आगे? इसके आगे नहीं, सम गर्ल्स सबसे बेहतर उत्तर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे है
हाँ दोबारा समझा, रुको आने तो दो नंबर पूरा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। फिर अपने इसके सेंटेंस करेंगे, फिर समझा जाए। प्रिवेंट हो गया, बैन हो गया, फॉरबिड हो गया, हार्डली, स्केर्सली, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से या ना के बराबर, मुश्किल से या फिर ना के बराबर, ये इसका हिंदी अर्थ बनता है, मुश्किल से या ना के बराबर, मुश्किल से या ना के बराबर। हार्डली, स्केर्सली आ गया, फॉरबिड आ गया, प्रिवेंट आ गया, बैन आ गया, विदाउट हो जाएगा। विदाउट का हिंदी अर्थ होता है के बिना, और इफ आ जाए, इफ का मतलब क्या होता है? यदि, अगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके साथ भी, इनके साथ एनी का प्रयोग, इनके साथ एनी का प्रयोग बेहतर माना जाता है, बेहतर माना जाता है। एक बार लिखो, फिर मैं थोड़ा आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। इनके साथ एनी का प्रयोग है जो बेहतर माना जाता है। ये इस बार जी एनी के बारे में हमने बात करनी। There were 6 shirts on the shelf. Every shirt was a different color. सर इस सेंटेंस में एवरी क्यों आया है मैं बताता हूँ आपको। संख्या और क्रम के पहले, संख्या और क्रम, ऑर्डर, सीक्वेंस के साथ आमतौर पे है ना एवरी का प्रयोग किया जाता है। अभी रुकिए आप संगीता जी, मैं एक सेंटेंस और लिखूंगा तब आप और बेहतर इसको समझ पाएंगे। स्केर्सली का हिंदी अर्थ सर ये रहा, मुश्किल से और ना के बराबर। ये हार्डली, स्केर्सली दोनों के अर्थ ही होते हैं, एक ही सेम ही होता है ना, लिख दिया मैंने। ये जो लिखा ना हार्डली, स्केर्सली, इन दोनों का अर्थ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया नीचे, मुश्किल से या ना के बराबर, सेम ही अर्थ होता है दोनों का, ये लिख लीजिएगा। एक बार आप लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा सम और एनी को और बेहतर डिफाइन कर देता हूं, समझा देता हूं। लिखिए, लिख लो तो मुझको बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लो तो बताइएगा भाई। चलो साहब, सर बैन का हिंदी में बैन नहीं होता क्या? हाँ बैन लगाना, वो अपने हिंदी में बोल जाते हैं बैन लगा दिया। बैन अंग्रेजी का शब्द होता है बैन, बी ए, ठीक है ना, रोक। बैन लगा दिया मतलब रोक लगा दिया। सर आपके पढ़ाने के समय तो हो जाते हैं, बाद में नहीं होते, हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगी बात, है ना। सर क्लास शुरू हुए कितना समय? मेरे से बेहतर आपको पता होगा भाई, आपके पास टाइमिंग लिखी आती है, ठीक है ना। 19-20 मिनट हुए होंगे ज़्यादा ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं अपने। एक बार मैं चल रहा हूँ आगे, फिर आता हूँ वापस। आपने सम और एनी लिखा है, सम और एनी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, जो आपने अभी अपने नोट्स में लिखा होगा, मैं वो आपको दोबारा बताता हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास, सम और एनी, दो ऑप्शन रखे हुए हैं आपके सामने, एक तो सम है और एक एनी है। आपने देखा कि कोई सेंटेंस है पॉजिटिव, और ऑप्शन कौन सा है, सम या एनी। पॉजिटिव सेंटेंस में सम और एनी में से किसका प्रयोग करना है? सम का प्रयोग करना है। सम और एनी में ही डिफरेंस बता रहा हूं, यूं नहीं कि पूरी अंग्रेजी में आप कभी भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने बैठ जाओ और उसमें सम और एनी में से किसी का प्रयोग कर रहे हो, मैंने ये बिल्कुल नहीं लिखवाया। सम और एनी में डिफरेंस पता कर रहे हैं अपने। आपने देखा कि सेंटेंस है पॉजिटिव, तो सम और एनी में से क्या लगेगा? पॉजिटिव सेंटेंस में सम। आपने देखा सेंटेंस है नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑप्शन है दो, सम और एनी, किसका प्रयोग करिए? एनी का। नेगेटिव सेंटेंस में एनी। आपने देखा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो किसका प्रयोग करेंगे? सम का या एनी का? एनी का। शायद कुछ साथी सम सोच गए हो, एनी का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। मैंने ये नहीं बोला
ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव होगा, उसमें अगर आपको प्रयोग करना पड़ जाए तो सम और एनी में से प्रयोग करिए सम का। जिसमें रिक्वेस्ट या कोई ऑफर का भाव आएगा वहां पर सम। लेकिन केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। रुके, थोड़ी देर में सेंटेंस करते हैं। एक तो ये बात हुई। फिर इसने फॉर्मेट आपको बताया कि कोई सेंटेंस है जिसमें प्रिवेंट या बैन या विदाउट या हार्डली या स्केयरसली या इफ ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग कर रखा हो, कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रखा हो, तब भाई साहब सम और एनी में से, और ये शब्द अगर दे रखे हो तो सम और एनी में से किसका प्रयोग ज्यादा बेहतर मानेंगे? वो मानेंगे एनी का। ये इसने बातचीत बता दी है। आई कहानी समझ में? इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। वही क्लियर कहानी। अब अपने काम करते हैं, सीधा सीधा आते हैं वाक्यों के ऊपर, और इस पैटर्न को जो हमने अभी लिखा है इससे संबंधित कुछ वाक्य करते हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। ये लिख दिए हैं आपने, उम्मीद करता हूं ये आपने लिख ही दिया था, उम्मीद करता हूं ये लिख दिया है। तो अब सीधा सीधा अपने बढ़ते हैं वाक्यों की ओर। एग्जाम्पल लिखाता हूं आपको कुछ, बताइए कि इसमें क्या लगना है, नहीं लगना। ऑप्शन आपके पास दो ही होंगे, एक तो सम और एक या एनी, इन दोनों में से कोई एक लगेगा भाई। चलिए पहला ऑप्शन है बरेली, नहीं बेयरली लिखना चाहते थे शायद आपने, बरेली लिख दिया। बेयरली, हार्डली, स्केयरसली, बेयरली, रेयरली, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन प्रिवेंट और इनके साथ ही बात हो रही है फिलहाल, सम और एनी के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है ना। चलिए सेंटेंस लिखते हैं। डू यू हैव ब्लैंक मनी। ऑप्शन दूं आपको? अगर आप चाहें तो आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो दे ही दिए ऑप्शन, अपने पढ़ ही जो रहे हैं वही ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन है आपके पास और वो दो ही हैं जी, एक तो एनी और एक सम। इन दो में से ही कोई एक आपको प्रयोग लेना है। ऑप्शन यही है जी आपके पास, बताइएगा। डू यू हैव ब्लैंक मनी, दूसरा नो आई डोंट हैव ब्लैंक मनी। ये दूसरा प्रश्न हुआ, सॉरी इंटरोगेटिव लगा दिया मैंने इसमें सिंबल। नो आई डोंट हैव ब्लैंक मनी। तीसरा प्रश्न है आई हैव ब्लैंक मनी। चौथा द कॉलेज अपॉइंटेड a committee to ban या prevent blank kind of ragging। एक ही लिख दिया अपनों ने, एक और लिख देते हैं। टीचर forbids blank kind of talking in the classroom। इनमें बता दो आप कहां किसका प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन मैंने आपको दो दे ही दिए, कहां किसका प्रयोग अपने को करना चाहिए। इनके उत्तर दे दीजिए, और लगभग आप साथियों ने दिए भी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। गलत सही का भी अपने पता कर लेंगे।
बढ़ाया भी आपने आंसर। चलिए अब मैं देता हूं आपको आंसर, किसका क्या होएगा, क्या फॉर्मेट बनेगा। पहला प्रश्न अपने पास, डू यू हैव ब्लैंक मनी। पहले प्रश्न का अधिकतर साथियों ने जो आंसर दिया, अधिकतर ने वो दिया है सम, और कईयों ने सम की स्पेलिंग गलत लिख रही है मेरे भाई, है ना भिखाराम जी मेरे भाई, सम की स्पेलिंग SOME होती है ना। पर अधिकतर साथियों ने जो पहला प्रश्न है उसका आंसर, जो उत्तर जो दिया है वो दिया हुआ है सम, और दुख की बात यह है कि वो गलत है भाई। सेंटेंस जो है वो आंसर होगा एनी, ये आपका आंसर है। चलिए पहले तो पहला ही को ही समझते हैं, इसीलिए मैं पहला प्रश्न हमेशा ऑफलाइन क्लासेज हो कहीं भी हो ये जरूर लिखता हूँ जब सम और एनी पढ़ाता हूँ। और आप घबराइए मत, आज तक अधिकतर बच्चों ने पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो ज्यादातर बच्चों ने, जैसे आप में भी बहुत सारे बच्चे हैं पहले प्रश्न का उत्तर जिन्होंने एनी दिया है, उस ऐसे भी हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन डू यू हैव ब्लैंक मनी, मैंने आंसर दिया एनी। देखो हुआ क्या, आपने लॉजिक पता क्या लगाया कि डू यू हैव ब्लैंक मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, और आपने जैसे देखा पैसे वैसे मांगे जा रहे हैं तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव मान लिया। मैंने लिखवाया क्या है कि कोई ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव हो, उसमें प्रयोग भी किसको लाते हैं, सम को। मैंने बोला भी यही है, लिखवाया भी यही है, जिसमें रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें सम और एनी में से सम का उत्तर बेहतर माना जाता है। और आपने सम कर दिया, आपको लगा कि यार पैसे मांगे गए हैं और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य भी है तो फिर निवेदन ही किया होगा। अरे मेरे भाई, निवेदन जब किया जाता है ना उसके अंदर प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्लीज या काइंडली। इसमें कहीं प्लीज या काइंडली ऐसा कोई भाव, कोई मीनिंग आपको दिख रहा है, कोई ऐसा अर्थ दिख रहा है आपको, इसके अंदर कहीं मीनिंग दिख रहा है आपको। डू यू हैव ब्लैंक मनी में कहीं भी प्लीज या काइंडली ऐसे किसी मीनिंग को मैंने जोड़ा हुआ है? ये तो प्योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, प्रश्नवाचक वाक्य था। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है, इंटेरोगेटिव वाक्य था। इंटेरोगेटिव में सम और एनी में से क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। अब कोई कहते हैं सर ये रिक्वेस्ट या ऑफर का फिर कैसे होगा, रुको थोड़ी देर, उनका भी वाक्य आ जाएगा, पर पहले ये तो समझो। ये था जी प्रश्न मेरा, और लगभग ने गलत किया है, कुछ साथियों ने वाकई में सही किया है, वो बधाई के ही पात्र है वाकई में। लेकिन जिन्होंने उत्तर सम किया है उन्होंने केवल और केवल ये देखा कि पैसे मांग लिए तो हाथाजोड़ी कर दी होगी, निवेदन ही कर दिया होगा। भाई प्लीज या काइंडली का प्रयोग तो होता। तो कुल मिलाकर डू यू हैव एनी मनी, यहां आंसर अपना क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी मनी। ये ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था ये। अच्छा मनी, अगर कल को वैसे मैं आपसे पूछ लूं कि मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मनी जो है वो काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल, ये और बता दो, कमेंट में बता दो चाहे आप मुझे कि मनी जो है वो काउंटेबल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये और बता देना। काउंटेबल या अनकाउंटेबल, मनी MONEY, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? सुरेंद्र मेरे भाई पढ़ने आए तो पढ़ ही ले यार, है ना, जो और आप कार्रवाई में लगे हो ना उसको रहने दो। मिक्स से उत्तर आए हैं मेरे पास, काउंटेबल अनकाउंटेबल के, कुछ अनकाउंटेबल कह रहे हैं, कुछ काउंटेबल कह रहे हैं, और अधिकतर साथी काउंटेबल पे गए हैं। तो बात यह है, आज मैंने पहली बार नहीं पूछा है प्रश्न, जब मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बेसिक जानकारी दी थी शुरू की पहली दूसरी क्लास के अंदर, तब भी हमने इसके ऊपर बात करी हुई है। इस स्पेलिंग को, इस मीनिंग को तो मैंने खास तौर पे बोला था, उस समय पूछा था, तो जिनको याद है वो तो पक्का सही बता रहे हैं। अब सुनिए भाई, आप जितने भी साथी हैं, आपने जो जो अपने उत्तर दिए हैं, या जो कई कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने मन में अपना उत्तर सोच लिया है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो भी सोचा है मैं आपको सही उत्तर देता हूं। ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप सोच रहे हो मनी अनकाउंटेबल कैसे हो सकता है, मनी का मतलब धन, गिन सकते हैं मनी को, तो कितने रुपए है अभी आपके पास, गिन क्यों नहीं सकते? दुनिया में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा कितने पैसे वाला है, किसके पास कितनी संपत्ति है, वो गिनते तो हैं। आइडिया रहता है आदमी को कि कितनी मनी पड़ी है मेरे पास। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, वो जो आप और हम गिनते हैं ना वो मनी नहीं होता, वो करेंसी होती है। वो क्या होता है, करेंसी। पहली चीज, करेंसी को काउंट किया जा सकता है, गिन सकते हैं। स्वास्थ्य भी तो सबसे बड़ा धन है, गिन लिया गया। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, स्वास्थ्य गिन के बैठे हैं क्या, 4 स्वास्थ्य, 15 स्वास्थ्य, 20 स्वास्थ्य, ठीक है। तो अब फॉर्मेट है, एक साथी अपने को कह रहे हैं, उन्होंने अपने को मुझे सलाह दी है, एक तरीके से सलाह देखते हैं उनकी क्या है, कि आपको क्लासेज जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, इस सीक्वेंस के अंदर ऐसे शुरू करनी चाहिए थी। मित्र मैं अध्यापक हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी।
है ना। पूरी दुनिया पहले ये जो नाउन प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट पे, हमें नाउन सीखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो नाउन का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, उसके आधार पर अपने सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। दूसरी बात, जो चीज़ सिलेबस में है नहीं उसको छेड़ने का भी कोई फर्क वो जरूरत नहीं। हाँ, उसके अंदर क्या क्या खास खास होता है ना, एक सार होता है किसी चीज़ का कि वो निकाल लाओ, उसको ऐड करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल नाउन को चुना। समझ में आ रही है आपकी बात। प्रोनाउन की तो अभी चलो बेसिकली अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें आर्टिकल में जरूरत पड़ी थी, उसको चुना। जहां जिस चीज की मुझे जरूरत पड़ी, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी थी मुझे, कहां पर? आर्टिकल में। आर्टिकल होता ही क्या है? एडजेक्टिव का ही तो पार्ट है। डिटरमिनर जो फिलहाल पढ़ रहे हो है ही क्या? एडजेक्टिव का ही तो टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। एडवर्ब की जरूरत कहां पड़ेगी मुझे? थोड़ी टेंस में जरूरत पड़ेगी, वहां बात करूंगा। और टेंस की कहां जरूरत पड़ेगी? किसी भी वाक्य को बनाने के लिए टेंस की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है। वर्ब मैंने पहले दूसरी क्लास में सिखा दिया था। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है तो आप मुझ पे छोड़िए। आपको नहीं लगता कि यू शुड स्टार्ट थोरोली, आपको शुरू से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? ये मेरी सलाह है आपको। ओके, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। मनी काउंटेबल कैसे नहीं है अब मैं आपको बताता हूं भी। जिन जिन साथियों ने मनी पे दोबारा आते हैं अपने, मनी अनकाउंटेबल माना गया। अंग्रेजी में मनी को अनकाउंटेबल माना गया है, और जो हम काउंट करते हैं वो होती है करेंसी। वो क्या होता है? करेंसी होता है जी। मनी को अंग्रेजी वालों ने क्या मान के बैठे हुए हैं वो, कि अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को नहीं गिन सकते, परमानेंट यहां बिठा लीजिए। आपको सूट नहीं कर रही है बात, जच नहीं रही, कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने मान रखा है। तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो दो तीन चीजें फिक्स होगी उसके साथ। मनी के बाद वर्ब कभी लगानी पड़ जाए, सिंगुलर। मनी के साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं कर सकते। मनी के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बस वो दो तीन बातें हैं जो हमने सीखी हुई हैं, वो भी फिक्स याद रख लेना। मनी को अंग्रेजों ने क्या मान के बैठे हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो हम गिनते हैं वो तो करेंसी होता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। टाइम के साथ किसका यूज करते हैं? किसका मतलब? सम टाइम। डू यू हैव एनी, ये एनी सम दोनों लग सकते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये वाक्य पर निर्भर करता है। कोई कहते कि सर फिर पानी के साथ क्या लगेगा? अगर सम और एनी की बात की जाए पानी के साथ, तब तो सम को वरीयता पे रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं। पर फिलहाल आ जाओ दोबारा से, रुपीज काउंटेबल। हाँ, रुपीज काउंटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो डू यू हैव सम मनी, जिन जिन मेरे साथियों ने किया, भाई मैंने सम क्यों काटा है वहां पे? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करा? एनी का। अगले पे, नो आई डोंट हैव ब्लैंक मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है भाई साहब। इस बार नेगेटिव सेंटेंस है, फिर किसका प्रयोग हो जाना है? एनी का प्रयोग हो जाना है। नो आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस था, एनी का प्रयोग हुआ। आई हैव ब्लैंक मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, इस बार सम का प्रयोग करिए। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, इस बार सकारात्मक वाक्य हुआ। मनी का मतलब पैसा होता है सर, ना सर, या मनी का मतलब पैसा होता है ना सर, या धन। चलो आप तो एक मिनट के लिए यूं भी मानकर चलो कि हम तो पैसा ही मानकर चलते हैं कि हमारे यहाँ पे पैसे में काउंट करते हैं रुपीस। पर याद रखिएगा, रुपीस, डॉलर, पौंड, ये करेंसी होते हैं, इनको हम काउंट करते हैं। मनी को अंग्रेजों ने अनकाउंटेबल माना है। अब माना है अगलों ने, उन्होंने मान के बैठ के उस हिसाब से वर्ब वगैरह इसके साथ प्रयोग में लाते हैं। आपको और हमको भी वही प्रयोग में लाना पड़ेगा। करें क्या भाई, अंग्रेजों ने मान लिया ऐसा। आपने और हमने नहीं बना रखा क्या? नाथ ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। हमने भी तो बना रखे ना ऐसी परिभाषाएं। कहाँ है आंगन टेढ़ा? आज तक सीधा क्यों नहीं हुआ? कितने समय से वो आंगन टेढ़ा ही चल रहा है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, कौन दे के आया था ऊंट के मुंह में जीरा? देखा है आपने, हमने, पर मानते हैं ना, क्यों? कहावतें हैं, ऐसे थोरोली इनको मानना पड़ता है। जो फॉर्मेशन ऐसे बना रखी होती है उनको अपने मान कर ही चलते हैं, ऐसे अंग्रेज बनाए बैठे। चलिए अगले पे आते हैं। द कॉलेज अपॉइंटेड अ कमिटी, कॉलेज ने एक कमिटी को जो अपॉइंट किया, अपॉइंट का मतलब नियुक्त किया, ठीक है जी। टू बैन या प्रिवेंट, क्या रोकने के लिए? बैन और प्रिवेंट का मीनिंग अपने पीछे लिख ही चुके हैं। रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए? ब्लैंक काइंड ऑफ रैगिंग, किसी भी प्रकार की रैगिंग को रोकने के लिए कॉलेज ने क्या नियुक्त किया भाई साहब? एक कमेटी को। अपॉइंटेड का वैसे तौर पर आपको पता होगा, फिर भी नहीं जानकारी है किसी के साथी को, लिख देता हूं। नियुक्त किया है, एक अपॉइंट की है कमेटी, ठीक है ना। टू बैन या प्रिवेंट, रोकथाम के लिए, किसकी? काइंड ऑफ रैगिंग, किसी भी प्रकार की रैगिंग के लिए। और ऐसे अंग्रेजी में मीनिंग सेंटेंस आएगा, आपको बोलेगा अनुवाद करो। थोड़ा अनुवाद पे ध्यान दे लीजिए। स्कूल की किताबें आप पढ़ना थोड़ी बहुत शुरू कर दीजिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी अंग्रेजी वाली किताब, किसी भी बोर्ड की हो, चाहे RBSE बोर्ड की है ना, NCERT, कुछ भी जो आपको आसानी से उपलब्ध हो रही है, उसका ट्रांसलेशन करना थोड़ा थोड़ा शुरू करिए। उसके साथ उसकी कोई ना कोई पासबुक, आजकल तो उसे रिफ्रेशर बोलते हैं, पर कोई पासबुक ले आओ, उसमें सारा अनुवाद दिया रहता है, अच्छे अच्छे मीनिंग है उनका, हिंदी मीनिंग भी वहाँ पे लिखा रहता है। ये काम करना शुरू कर दीजिए सिलेबस में आपके। फिर है जी, द कॉलेज अपॉइंटेड अ कमिटी टू बैन या प्रिवेंट एनी, किसका प्रयोग होगा? एनी। याद रखिए, बैन प्रिवेंट के साथ लगेगा क्या? एनी का प्रयोग होगा। द टीचर फॉरबिड्स, टीचर क्या करता है? मना करता है। ब्लैंक काइंड ऑफ टॉकिंग, किसी भी प्रकार की बातचीत इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्या लग जाएगा जी? एनी का प्रयोग हो जाएगा। ये लो साहब, फॉरबिड का मतलब मना करना, फॉरबिड का मतलब मना ही, ये आपका अर्थ हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये सारे सेंटेंस आपके सही होंगे, और लिखता हूँ थोड़े बहुत सेंटेंस, उनके ऊपर फिर बात अपने करने वाले। पर ये नोट डाउन आप सारे कर दो, अपने उत्तर लिख लीजिएगा। तुरंत लिख दो। देखो एक सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक हॉट वाटर। एक तो ये फॉर्मेट लिख दिया अपनों ने, एक लिख देते हैं will you please will you please will you please give me blank money। वही लिख देता हूँ मनी वाला मामला दोबारा से, ताकि और बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। will you please give me blank money। इनमें वो सोचिए आप क्या होगा, क्या पैटर्न बनेगा। वी वर लिविंग देयर विदाउट ब्लैंक प्रॉब्लम। एक सेंटेंस लिखते हैं, फाइंड आउट द एरर, find out the error if blank full stop। सर आवाज बढ़ाई, आवाज इधर से मित्र मेरे हिसाब से सब ओके जा रही है ना। फिर भी ये लो मैं माइक को थोड़ा और एडजस्ट, बाकी माइक मेरा एडजस्ट ही है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। फिर भी अगर आपको कम आ रही है, थोड़ा सा आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम वगैरह थोड़ी बढ़ा लीजिए। हेडफोन ईयरफोन वगैरह भी यूज़ करके पढ़ते हैं ना बच्चे, चाहे वो कर लीजिए। बाकी मेरी तरफ से आवाज़ ओके है, सारा मामला यहाँ से तो क्लियर ही है। वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक हॉट वाटर। चलिए थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं कैसे क्या है। देखो वुड यू लाइक, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, होने को लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आप ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में। ये पैटर्न है सबसे बेहतर सीखने वाला। सर आर्टिकल में एक नियम था कि अपॉइंट के बाद आर्टिकल नहीं लगता है, यहां पर ए क्यों लगा? चलो आ जाओ, कहां था वो अपॉइंट वाला मीनिंग, अपनों ने पीछे लिखा था, पहले वही कष्ट करके आता हूं। अच्छा प्रश्न पूछा है, द कॉलेज अपॉइंटेड अ कमिटी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, द कॉलेज अपॉइंटेड, कॉलेज ने एक कमिटी नियुक्त करी, अपॉइंट था वहां पे, इलेक्ट था, ठीक है ना, ऐसे कुछ मैंने आपके लिए मीनिंग लिखे थे। एक का जब कभी भी कहीं भी भाव आएगा, एक चेयरमैन बनाया नहीं, चेयरमैन बनाया, एक का जब कभी भी कहीं भी कोई भाव आएगा तो आमतौर पर अपने को आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। द कॉलेज अपॉइंटेड अ कमिटी, यहां कभी आप ये नहीं कह सकते द कॉलेज अपॉइंटेड कमिटी, कॉलेज ने अब कमिटी नहीं गठित करी, एक कमिटी बनाई, एक कमिटी को नियुक्त किया, गठित किया। वहां यहां कौन से आर्टिकल का अपने को प्रयोग करना है? ए का, कारण एक का मीनिंग आ रहा है। जब कभी भी आर्टिकल के अंदर आर्टिकल प्रयोग में लाना हो और एक का कभी भाव आए तो आप दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो ए या एन, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ता ही है आपने, है ना। अच्छा ध्यान दिया है आपने, लेकिन अच्छा प्रश्न था। लेकिन यहां क्यों लगेगा ये आर्टिकल? क्योंकि मीनिंग किसका आ रहा था? एक का। एक प्रेसिडेंट बनाया नहीं, प्रेसिडेंट बनाया। वो जो उस वाक्य लिखे थे ना, एक चेयरमैन बनाया नहीं, उसको उन्होंने एक शेफ बनाया, शेफ नहीं, उन्होंने उसको शेफ बनाया। एक का मीनिंग ही नहीं था उस सेंटेंस के अंदर। वही बात मान लो प्राइम मिनिस्टर वाली, और वो जो फॉर्मेट थे, कोई साथी याद करके चले जाए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ तो द आर्टिकल लगता ही है, तो हमने देखा था जीरो आर्टिकल भी प्रयोग में लिया था। ऐसे पैटर्न बनते हैं मित्र ना। सर आओ भाई, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक हॉट वाटर। देखो नोट आपको मैं मेंशन करवा भी देता हूं, ऐसे कुछ फ्रेज बनते हैं जैसे वुड या विल यू लाइक, वुड या विल यू लाइक, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं। एक होता है कुड यू लाइक, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज या कुड यू लाइक। ये अपने आप में सारे क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। विल यू लाइक, विल यू प्लीज, वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज,
मॉडल होता है, वैसे तो मॉडल टॉपिक ही नहीं है, लेकिन अब बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर सीख लीजिए, वुड यू लाइक या विल यू लाइक, वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज, विल यू प्लीज, वुड यू लाइक, कुड यू लाइक, वुड यू माइंड, ऐसे सब कुछ अर्थ बनते हैं। इनका अर्थ आमतौर पर निवेदन के लिए या प्रस्ताव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना वुड यू लाइक, इसमें तो क्या दिया गया, प्रस्ताव, इसमें तो प्रस्ताव का भाव दिया गया। वुड यू लाइक, क्या पसंद करेंगे, टू हैव ब्लैंक हॉट वाटर, क्या आप थोड़ा गर्म पानी लेना पसंद करेंगे। अगले ने प्रस्ताव रखा, होने को वाक्य इंटेरोगेटिव था, प्रस्ताव का भाव आया था सम और एनी में से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भले ही है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको दिखा, लेकिन फिर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, सम का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाना है, सम का। कारण क्योंकि इसमें वुड यू लाइक लिखा हुआ है जो कि किसका अर्थ देता है, प्रस्ताव का। जैसे अर्थ देखो, मैं आपको इंडिरेक्ट बताता हूं, वुड यू लाइक टू हैव सम हॉट वाटर, क्या आप थोड़ा गर्म पानी लेना पसंद करेंगे, प्रस्ताव रखा है अगले ने, ऑफर रखा है। विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा देंगे। इस बार देखो आप क्या लिखा हुआ है, प्लीज, विल यू प्लीज, ये क्या क्या किया गया भाई, ये अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं प्लीज का मतलब किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, निवेदन के लिए। यहां पर निवेदन किया गया, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा देंगे। यहां पर जो अर्थ बन रहा है विल यू प्लीज का, ये देखो प्लीज लिखा हुआ है, इसने क्या आपको पहचान करवाई, कह रहे तो निवेदन है, भले ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन किसका प्रयोग हो जाएगा, सम का प्रयोग हो जाएगा। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा देंगे। वी वर लिविंग देयर विदाउट, ये आ गया जी विदाउट, विदाउट के बाद तो लगना ही क्या है, एनी लगना है। वी वर लिविंग विद देयर, हम वहां पर रह रहे थे, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के, यहां पर आप लगा दोगे। फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर, पता है आपको प्रश्नों में कई बार तो निर्देश ही आ जाता है ऐसा, और ये वाक्य बना दिया मैंने उसी निर्देश का। फाइंड आउट द एरर, एरर का मतलब गलती, कोई कमी। फाइंड आउट द एरर, गलती को ढूंढिए भाई साहब, फाइंड आउट ढूंढना, फाइंड आउट द एरर, गलती को ढूंढिए। इफ, अगर कोई भी है तो, इफ के बाद किसका प्रयोग हो जाएगा जी, इफ का प्रयोग हो जाएगा, इफ के बाद प्रयोग हो जाएगा एनी का। फाइंड आउट द एरर इफ एनी, ये पैटर्न बन जाएगा। ये थे जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसा भाव था, लेकिन इसके अंदर रिक्वेस्ट है, ऑफर का सेंस भाव मेंशन किया गया था। वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, ठीक है ना, वुड यू प्लीज का भी प्रयोग होता है, ऐसे बनेंगे। करो नोट डाउन इसको, इनको दिमाग में रखना आती है आवश्यक। फिर आगे बढ़ते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी अर्थ, बिल्कुल है भाई। सर क्या मैं लाइव क्लास से पहले पिछली क्लास देखूं, देखनी चाहिए पिछली क्लास आपको। लाइव तो चलने दो, जैसे अभी अपने टेंस पढ़ेंगे तो लाइव चलने देना, लेकिन आपको थोड़ा सा अथक प्रयास तो करना पड़ेगा ही, जो साथी हैं। सर वर्क का मीनिंग क्या होता है, सर प्लीज गिव मी आंसर। वर्क देखो, वॉज और वर्क का दोनों बी के पैटर्न होते हैं ना, था का भाव देते हैं, है ना, होता था। चलिए जी नेक्स्ट पैटर्न पता करते हैं इसके अंदर। अब अपने पास एक तो मैनी, पहले मैनी के बारे में बात करते हैं। मैनी जो है वो आपको संख्या बताता है। मैनी क्या बताता है, संख्या। किसके साथ प्रयोग में लाया जाता है, काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हो। नाउन में आपको सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की पड़ती है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल की गिन सकते हैं नहीं गिन सकते, इसी की जरूरत पड़ती है। मैनी का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। डिटरमाइनर से चल रहे हैं। एक बात, डू यू हैव द मनी, इसमें आर्टिकल भी तो लग सकता है। डू यू हैव द मनी नहीं लगेगा, डू यू हैव मनी, डू यू हैव। अगर डिटरमिनर यूज करना पड़े तो सम और एनी का अगर जरूरत पड़ जाए तो डू यू हैव एनी मनी। एक तो ये डू यू हैव द मनी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप दा लगाना चाहते हो, आपका मन है कि मुझे दा लगाना है, तो डू यू हैव, फिर दा लगाओ, द मनी विच आई गेव यू। डू यू हैव द मनी विच आई गेव यू, क्या तुम्हारे पास वो पैसा है जो मैंने तुम्हें दिया। स्पेसिफाइड बनाओ इसको यादव साहब,
फिर लगा देना द आर्टिकल, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप केवल इतना लिखते हो ना डू यू हैव द मनी, गलत है ये सेंटेंस। फिर अब इसे सही बनाना है तो अगर डिटरमिनेंट सम और एनी की रिक्वायरमेंट हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी की, मतलब डू यू हैव एनी मनी, और नहीं तो सीधा डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास धन है। डिटरमिनर भी नहीं लगाना चाहते, आर्टिकल भी नहीं लगाने की लोड़ यहाँ पर, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसा है, क्योंकि मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, ए और एन का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे होता है। सर न्यू सिलेबस की क्लास है, बिल्कुल न्यू सिलेबस की क्लास चल रही है, पुराने सिलेबस की तो हमने कभी शुरू करी ही नहीं। जो टॉपिक मैंने आपको सिलेबस के आने से पहले ही बता दिए थे ना, वही चल रहे हैं और वो नए सिलेबस में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, कहीं सीखने की जरूरत नहीं सुमित जी, इसका मैं फिलहाल आपको जवाब देना नहीं चाहूँगा। क्यों अंग्रेज बनना है अपने को, भारत के निवासी हैं, भरोसा रखो, हिंदी पे भी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, इतना बोलना आना चाहिए जिससे सामने वाले का अर्थ समझ में आ जाए, और उतना समझ में आना चाहिए जो सामने वाला बोल रहा है। पर फिलहाल आपका उद्देश्य सरकारी नौकरी लगने का है तो आपको अंग्रेज बनकर अंग्रेजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैनी और मच साथ में पढ़वाओगे ना, हाँ अभी देखो आप मैनी और मच का साथ में खेल करने वाले अपने, पहले मैनी तो सीखो। मैनी का प्रयोग करते हैं संख्या को बताने के लिए, नंबर बताने के लिए, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है जी, मतलब जिसे आप गिन पाते हो। अब आता है नाम अपने पास मच का, MUCH। मच जो है ये क्वांटिटी बताता है, अर्थात मात्रा। क्या बताता है, क्वांटिटी। ये क्वांटिटी अर्थात की मात्रा बताने का काम करता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हो, और ये सारी चीजें। तो एक साथी जो कह रहे थे ना सर पहले नाउन पढ़ा देते, उनको बता रहा हूं। इस क्लास के लगभग हर बच्चे को, जहां तक मेरी उम्मीद है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में बेसिक जानकारी उसे मिल चुकी है। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो मच का प्रयोग आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और मैनी का प्रयोग जो करे वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और साथ ही साथ प्लूरल। आप कभी कह ही नहीं सकते मैनी बॉय। मैनी बॉय क्या होता है भाई, मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट थोड़ी बोलूंगा, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्कूल नहीं बोलूंगा, मैनी स्कूल्स, मैनी कोचिंग नहीं बोलूंगा, मैनी कोचिंग्स, ठीक है ना। ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बनता है। तो मैनी के बाद काउंटेबल तो होगा, जो होगा ही, बहुवचन होना चाहिए, प्लूरल, गिन भी पाओगे, बहुवचन भी होना चाहिए। लेकिन मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब जिसे आप गिन नहीं पाते हो। और जब कभी कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है तो मेरे साथियों आपको वो दोनों तीनों बातें याद है ही। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसे लगाइएगा, एक वचन, सिंगुलर, ये फॉर्मेट हो जाएगा। होया मामला अपना थोड़ा मैनी और मच को लेकर थोड़ा कवर हुई चीज। अब एक सबसे सॉलिड पैटर्न है जो मैनी और मच के अंदर, वो तो जरूर समझ में आना चाहिए। आर्टिकल में भी आया था उसका वाक्य, आर्टिकल में भी उससे संबंधित एक वाक्य था, या फिर बताता हूं, मैनी ए, जरूर जरूर याद करिए आप, मैनी प्लस ए, मैनी ए या फिर एन, मैनी ए या एन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, इसके ठीक बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखना है आपको। मैनी ए या एन, हिंदी अर्थ मैनी ए और एन का, हिंदी में अर्थ भी लिख देता हूं, कोई कोई, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कोई कोई। मैनी का मतलब तो बहुत, मैनी का अर्थ तो क्या होता है, बहुत। मच क्या बताता है, वही बहुत, लेकिन ये क्या बताएगा, मात्रा, और ये बताएगा संख्या। क्वांटिटी बता रहा है, वो नंबर बता रहा है। ये आप एक बार लिखो, फिर मैं आपको इससे संबंधित कुछ वाक्य बताता हूं। गुरुजी रीड पार हो जाएगी ना इससे, सिलेबस तो लगभग समान है। आपकी सिलेबस की स्पेलिंग बहुत बारी गलत है यार। सर क्वांटिटी और क्वालिटी में कैसे अंतर पता करते हैं तो हम फूड ग्रेन डिपार्टमेंट से तो है नहीं दोस्त, है ना। क्वालिटी का तो मतलब होता है एक तरीके से उसकी विशेषता, ठीक है ना, गुण। और क्वांटिटी जो होती है वो तो मात्रा होती है दोस्त, कितने किलो, कितने ग्राम, ये क्वांटिटी होती है जिसको गिन नहीं सकते। ये हो जाएगा। सर इनके वक्त हिंदी मीनिंग भी लिखो, सबके लिख दिए मैंने तो हिंदी अर्थ, काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिंदी अर्थ तो पहले ही लिखे हुए अपनों ने, और मैनी ए का हिंदी अर्थ लिख ही दिया, मैनी का अर्थ लिख दिया, मच का अर्थ लिख दिया, आगे इनके तो अर्थ सारों के मेरे भाई। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर, दोनों तरफ ही लिखा हुआ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ ही है, पहले के लिखे हुए हैं।
लिख दिया? चलो भाई मैं वाक्य दिखाता हूँ आपको, आप उस वाक्य के आधार पे मुझे थोड़े बताइएगा। पहला, वी नीड ब्लैंक वाटर टू क्लीन इट। एक सेंटेंस। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दो ही हैं आपके पास, कहीं आप ऑप्शन के फेर में उलझ जाओ। ऑप्शन है जी अपने पास, ऑप्शन है आपके पास, एक तो मच, एक मैनी और एक मैनी ए। मैनी ए, यही ऑप्शन है आपके पास। इन्हीं में से कोई एक आपको जो हो प्रयोग में रखना है। यहाँ पे वी नीड ब्लैंक वाटर टू क्लीन इट। दे नीड ब्लैंक सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? निर्माण को। दे नीड ब्लैंक सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन। आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। मैनी मैं knows the truth। एक और लिखता हूं, मैनी ब्लैंक पेन या पेन्स आर रेड। क्या आंसर होगा, क्या फॉर्मेशन बनेगा? मैंने नहीं यार भाई, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। पहले आप इनमें प्रयोग करिए अपनी तरफ से, देखो कहाँ क्या लगेगा। दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में, हाँ तब छुट्टियों पे था भाई मैं। 5 से 10 दिसंबर की जो साथी पूछ रहे हैं, हाँ तब मैं ऑफ पे था, बता के भी गया था दोस्त मैं ना। आप अगर 4 तारीख वाली क्लास देखोगे ना, 4 तारीख वाली क्लास के अंदर मैं बता के गया था कि 5-6 दिन 4-5 दिन मैं छुट्टी पे रहूँगा। श्रवण कुमार जी पूछ रहे हैं, हाँ श्रवण कुमार जी निश्चिंत रहो आप, 5 से 10 के बीच में मैंने क्लास, अंग्रेजी क्लास हुई नहीं थी। अब तो वैसे देखोगे तो 4 वाली क्लास और फिर शायद मैंने क्लास, शायद भूल गया मैं वैसे, पर शायद 11 तारीख को जब अपनी क्लास हुई थी ना, पता नहीं 10 को हुई थी या 11 को हुई थी, 11 को हुई थी शायद। तो अब वो 11 वाली क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, दोनों क्लासेस 4 वाली और 11 वाली आपस में जुड़ेंगी। आपको मैं बता दूंगा कि हम इतने दिन की छुट्टी पे थे, उसके बाद है ना, तो छुट्टी पे था मैं बता के भी गया था 4 वाली तारीख को कि भाई अब मैं कुछ दिन के ऑफ पे रहने वाला हूँ। चलिए भाई उत्तर आया, वी नीड ब्लैंक वाटर टू क्लीन इट। वी नीड ब्लैंक वाटर, ऑप्शन मच मैनी, मैनी है अपने पास। वी नीड, पानी अनकाउंटेबल नाउन है जी, तो क्या लग जाएगा? वी नीड मच वाटर, क्वांटिटी, हमें कुछ पानी की जरूरत है, तो क्लीन इट, इसको साफ करने के लिए हमें कुछ पानी की आवश्यकता है, जरूरत है इसको साफ करने के लिए, ठीक है। अगला, दे नीड ब्लैंक सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन, उनको जो है वो कुछ सीमेंट की जरूरत है कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए। सीमेंट काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल? सीमेंट सोचो आप, कोई कहते सीमेंट को तो गिन सकते हैं, 1 कट्टा 2 कट्टा, सीमेंट के कट्टे गिनते हो आप, सीमेंट नहीं गिनते। ये देख मेरे पास 1 सीमेंट है, सीमेंट के कट्टे बोरियां ला रखी हैं, वो गिन सकते हो आप।
लेकिन सीमेंट को नहीं गिन सकते। तो कट्टे वट्टे की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, सीमेंट की बात हो रही है। तो दे नीड मच सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये लगेगा। अगले में देखते हैं, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, मच और मैनी में से क्या लग जाएगा, मैनी। और ध्यान से, मैनी के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। काउंटेबल मतलब आप गिन भी सकते हो, और प्लूरल भी है, बहुवचन भी है। हमेशा ध्यान रखिए, फ्रेंड नहीं होगा किसी भी हालत में। अगर आप मैनी का प्रयोग करें तो फ्रेंड, आई हैव मैनी फ्रेंड, फ्रेंड नहीं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, मैनी कोचिंग्स, मैनी स्कूल्स, मैनी कॉलेजेस, मैनी बसेस, मैनी कार्स। मैनी के बाद नाउन जो आएगा वो कैसा होगा, बहुवचन। और गिन और पाते हो, ये लो, आई हैव मैनी, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है। काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, बहुवचन भी है। फिर मैनी ए मैन नोज द ट्रुथ, मैनी ए मैन नोज द ट्रुथ, गलत है कि सही है, सोचो आप, राइट और रॉन्ग। मैंने चौथा सेंटेंस लिख दिया, मैनी ए मैन KNOWS नोज द ट्रुथ। कुछ साथियों ने आंसर दिए हैं, चलिए चेक करते हैं। देखो आपने करा क्या, मैनी ए का प्रयोग किया, मैनी ए का मतलब कोई कोई। मैनी ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, सिंगुलर ही है, MAN एक वचन ही होता है। KNOWS वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर ही आती है। तो मैनी ए मैन नोज द ट्रुथ, कोई कोई लोग, कोई कोई आदमी सच जानते हैं। और इन अर्थ क्या बना, मैनी ए का तो अर्थ कोई कोई हो गया, कोई कोई आदमी सच जानते हैं। मैनी ए मैन नोज। अब कोई सोचे कि ये क्या बात हुई भाई साहब, आपने कहा था मैनी ए के बाद आने वाला नाउन एक वचन आता है, ये रहा एक वचन। इसका बहुवचन क्या होता है, MEN, ये बहुवचन होता है। एक बात। दूसरी, KNOWS, ए हट जाएगा। ए क्यों हटा रहे हो वर्मा जी मेरे दोस्त? चलो एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि ए हटा देता हूं, मैं मैनी के बाद ए हटा देता हूं, तो मैनी के बाद MAN थोड़ी रहेगा, MEN होता है ना बहुवचन। अभी अभी मैंने क्या बोला, मैनी के बाद नाउन कैसा आता है, बहुवचन, तो EN होता है। फिर तो फिलहाल ए हटा ही नहीं रहा मैं, जो लिखा हुआ वही सही है। मैनी ए के बाद आने वाला मेरा नाउन सिंगुलर, ए देखो मैन MAN सिंगुलर है। फिर उसके बाद वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर। तो कोई कहते ला भाई, नो के अंदर एस जोड़ दिया आपने, तो अपने तो बहुवचन बना दिया। बहुवचन संज्ञा का बनता है, जैसे बॉय का बॉयज बनता है, गर्ल का गर्ल्स बनता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बनता है, ठीक है ना, बोतल का बोटल्स बनता है, ठीक है ना, मार्कर का मार्कर्स बनता है, टीचर का टीचर्स बनता है। बहुवचन एक वचन आप किसका बनाते हो, संज्ञा का। भाई ऐसे फॉर्मेट बनते हैं ना। अब नो तो वर्ब है, जानना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ जाता है, कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो। तो लो मैंने KNOWS जोड़ दिया। ट्रुथ के साथ आर्टिकल आमतौर पर दा का प्रयोग करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, ये हो गया भाई। अब अगले पे चलते हैं, मैनी ब्लैंक पेन या पेन्स आर रेड। देखो इसके दो उत्तर बना सकता हूं। अगर बाई चांस मैं यहां पे आर्टिकल लगा देता हूं ए, मैनी ए, तो इसका हिंदी अर्थ क्या बन जाएगा, मैनी ए का कोई कोई। तब तो उत्तर क्या हो जाएगा, मैनी ए पेन, पेन्स नहीं होगा, मैनी ए पेन। और आर गलत हो जाएगा, आर की जगह पे क्या सही उत्तर हो जाएगा, इज उत्तर हो जाएगा। मैनी ए पेन इज रेड। आपने जो लिखा अभी जी सही है, मैनी पेन्स आर रेड, कोई समस्या नहीं है। जिन्होंने मैनी पेन्स आर रेड लिखा, मैं गलत कर ही नहीं रहा, मैं तो ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैनी के बाद अगर ए लगा दूंगा तो चेक कर लीजिएगा, आगे आने वाला नाउन सिंगुलर हो जाएगा, PEN, और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, आर की जगह पे कर दीजिएगा इज। तो ए वाला सीख लेते हैं। ये तो लगभग सभी बच्चों को अब याद हो ही गया होगा कि मैनी पेन्स आर रेड। बहुत सारे पेन जो वो लाल हैं, बहुत सारे पेन लाल हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं कोई कोई, अर्थात मैनी ए लगा देता हूं, तो आगे आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ये चीज आपको पता है दो आधार पर याद होनी चाहिए। पहला, आपके सिलेबस में आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स दोनों दे रखे हैं, और दोनों में ये रूल काम करता है। आर्टिकल का भी प्रश्न बन सकता है और ये नाउन वर्ब का भी बन सकता है, दोनों जगह लेके बैठ जाएगा। क्या पता कौन से सेक्शन का नाम लेकर आपसे प्रश्न पूछ ले और आप मार खा जाओ, कत्ते नहीं खानी। इस क्लास के जितने भी आप साथी मेरे साथ जुड़े हुए हो, एक साथी को भी यहां पर अटकना नहीं है। ये फिलहाल आज आपकी संख्या जो है वो फिलहाल कितनी है, ये 3900 कुछ। एक को भी नहीं फंसना इस फेर में, तो ध्यान रखिए। मैनी ए, अगर ए लगाते हो तो पेन PEN कर दीजिएगा एक वचन, और वर्ब भी कैसे लगा दीजिएगा, सिंगुलर लगा दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन की नहीं सही है, मैं गलत तो करने पर मेरा कोशिश ये है कि साथियों को जो ज्यादा याद मैं क्या करवाने का प्रयास करूं, ए वाला हिसाब किताब, क्योंकि मैंने एक ज्यादातर बच्चों के ध्यान में कम रहता है, इसलिए वो सिखाने की कोशिश करिए। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बढ़े आगे इस बात को लेकर।
उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। लिख लो, जिन्होंने उत्तर नहीं लिखे थे वो सब तुरंत अपने उत्तर लिख दो। तुरंत लिखिए, आगे बढ़ रहा हूँ। चलो एक चीज और सीखते हैं। एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ना, नाम तो भूल गया मैं उनका। वो फॉर्मेट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ईच और एवरी को लेकर। तो कई साथियों के तो याद हो गया ईच और एवरी बेहतर तरीके से, लेकिन कहाँ उलझ सकते हो बाई चांस। तो ऐसा बाई चांस हमने वो बात मिस करी और पेपर में वही आ जाए तो क्यों उलझे। आज एक साथी ने पूछा भी है तो उसके बारे में तो अभी तुरंत ही बात कर लेते हैं। थोड़ा नोट के फॉर्म में लिखता हूँ मैं ना, आपको जरूर याद रखना ही चाहिए वो। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या दिया, मान लीजिए मैंने, मान लो लीप ईयर्स फॉल्स इन ब्लैंक 4 years। ये एक सेंटेंस दे दिया मैंने, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये दे दिया ईच और एवरी। इसमें आपको जो मुझे उत्तर देना है वो किस में से देना है, या तो ईच या एवरी, इन दोनों में से कौन सा आप उत्तर करके आते पेपर में। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप क्या लगाते, ईच लगाते या एवरी लगाते। इसमें से कोई एक आप अपना आंसर जो है मुझे दे दीजिएगा, बनाइएगा। सर मैनी होने पर पेंस और हाँ बिल्कुल भी, मैनी अगर होता तो पेन का पेन पेंस कर देते और इसका आर कर देते। ब्लैंक स्टूडेंट want या wants to be a teacher। एक इसमें भी मुझे ईच और एवरी में से कोई एक लगेगा, वो बता दीजिएगा। ये जो दूसरा प्रश्न है ईच और एवरी में से कोई एक बता दीजिएगा, है ना। थोड़ा ईच और एवरी पे और चर्चा कर लेते हैं। बताओ किस में क्या लगा रहे हो, नहीं लगा रहे। चलो बात करते हैं। आपके उत्तर मैंने देख लिए, करते हैं बात। पहला, लीप ईयर फॉल्स इन, आपने देखा यार संख्या दे रखी है, हमने पढ़ा भी यही है, संख्या और क्रम। पहले तो हमने लिखा है निश्चित संख्या के साथ आप ईच का प्रयोग करिए, अनिश्चित संख्या हो आप एवरी का प्रयोग करिए। पॉइंट सही पढ़ा हुआ आपने। लेकिन लीप ईयर फॉल्स इन क्या लगेगा यहाँ पे, एवरी। क्या आंसर होगा, एवरी आपका आंसर होगा, मतलब एवरी। लीप ईयर, लीप वर्ष जो पड़ता है हर 4 साल में पड़ता है। अब कई सोचेंगे अरे ये क्या भाई साहब, ये क्या बात हुई। हाँ ये रहा गीता जी आपका प्रश्न है, तो वही है। अभी देखो आप उसी फॉर्मेट के ऊपर आने वाले हैं अपने। जब इसने पैटर्न के अंदर लिखा कि लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4 years, लीप वर्ष जो है वो हर 4 साल में पड़ता है। कोई दे दे कि साहब यहाँ तो संख्या लिख रखी है, निश्चित संख्या 4 साल यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, तो आप इसमें जो है वो ईच का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। तब मैं आपको इस बात को बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संख्या और क्रम, संख्या ऑब्लिक क्रम, सीक्वेंस इसे बोलते हैं। संख्या क्रम के पहले सामान्यतः, संख्या या क्रम के पहले सामान्यतः एवरी बेहतर उत्तर है, एवरी बेहतर उत्तर है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं, इस बात को और डिफाइन करता हूं आसान भाषा में।
संख्या और क्रम अगर आपको दे रखा हो, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं पार्लियामेंट इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव जो आपके होते हैं, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा जो चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस आर हेल्ड इन ईच 5 years या एवरी 5 years, ईच 5 years या एवरी 5 years, क्या लगाते हैं आप? लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 years या ईच 5 years। एक बच्चा देखेगा 5 साल, संख्या दे रखी है और गुरुजी ने पढ़ाया था कि निश्चित संख्या के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। वो बच्चा लगा के आता है उसमें ईच, गलत। संख्या और क्रम, क्रम का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, सीक्वेंस। हर 5-5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब कभी कोई कहते कि यार सर गुरुजी कई बार तो 5 साल में होते ही नहीं, 2 साल में हो जाते हैं। अपवाद नहीं चुनने होते। एक बेसिक पैटर्न, एक स्कीम क्या बनी हुई है कि 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 years, प्रत्येक 5 साल में रखे जाते हैं लोकसभा के चुनाव। जैसे राज्यसभा वाले मामले में 6 साल का हिसाब किताब रहता है ना, पर अपने कॉमन बात करते हैं। अब यहां पे देखो इसने क्या लिखा, लीप वर्ष। हर 4 साल बाद लीप वर्ष पड़ता है, फरवरी वाला वो जो हिसाब किताब आता है आप बेहतर जानते होंगे। तो लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4 years। लीप ईयर जो है वो कब पड़ता है भाई? हर 4 साल में। एक निश्चित संख्या दे रखी होगी आपको। जब आपके सामने सीक्वेंस की बात हो, अर्थात क्रम की बात हो, ऑर्डर की बात हो, क्रम की कभी बात आ जाए, सीक्वेंस की कभी बात आ जाए, तो ईच और एवरी में से कौन सा उत्तर बेहतर माना जाता है? एवरी बेहतर माना जाता है। फिर इसको देखे, ब्लैंक स्टूडेंट वांट या वांट्स टू बी अ टीचर। हर स्टूडेंट जो है वो एक वांट बनना चाहता है, एक टीचर बनना चाहता है। भी अगर बाई चांस इसके बारे में पूछता आपसे कि कौन भाई, पहली बात कोई स्टूडेंट की संख्या यहां पे लिखी हुई है नहीं, तो क्या हो जाएगा? एवरी। एवरी, ईच हो चाहे एवरी हो, आप ईच का प्रयोग कर रहे हैं चाहे एवरी का प्रयोग कर रहे हैं, ईच और एवरी के ठीक बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये रहा सिंगुलर, कोई समस्या नहीं थी। स्टूडेंट ही लिखा हुआ है, ना कि स्टूडेंट्स। अब चूंकि स्टूडेंट जो है वो एक वचन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही होगी। सिंगुलर वांट और वांट्स में से कौन सी है? याद रखिएगा, वांट्स आंसर होगा, ना कि वांट। कोई कह देगा अरे गुरुजी इसमें तो ऐसे लगा रहे हैं, इसको कैसे आपने एक वचन मान लिया? फिर याद दिला देता हूं, स्टूडेंट का बहुवचन स्टूडेंट्स होता है, कार का बहुवचन कार्स होता है, बॉय का बहुवचन बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, बहुवचन गर्ल्स होता है, ठीक है ना? ऐसे ही कोई कहते वॉन्ट का बहुवचन वॉन्ट्स होता है। वॉन्ट तो वर्ब है, वो सारी तो संज्ञाएं हैं। वॉन्ट तो क्रिया है, वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट रो में आप एस और एस कब जोड़ते हो? जब आपका सब्जेक्ट क्या रहता है? एक वचन फॉर्मेट के अंदर रहता है। ये फॉर्मेट है। तो संख्या और क्रम के पहले सामान्यतः कौन सा बेहतर उत्तर होता है जी? एवरी बेहतर उत्तर है। करिए इसे नोट डाउन, तुरंत इसे आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। सर स्टार काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, ये दोनों है भाई। आप इसे काउंट, वैसे तो बेसिकली इसे काउंटेबल में लेके आ सकते हो आप, लेकिन जब आप इसे प्लूरल बनाना चाहो तो स्टार का स्टार्स हो जाएगा। स्टार जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन। कौन पूछ रहे हैं? लोकेश जी, स्टार काउंटेबल नाउन है। आपको बहुवचन बनाना हो तो स्टार का स्टार्स कह दो। जैसे आप मान लो अपने घर की छत पे खड़े हो, आप कहते हो आई सा 5 stars, है ना? टुडे आई सा 5 stars इन द स्काई। अब कोई कहते 5 स्टार होटल, वो रूल होता है, कोई एक नंबर दे रखा होता है, तो वहाँ जो पैटर्न बनता है ना, वहाँ पर 5 स्टार होटल, जैसे अपने बोलते हैं ना 5 स्टार होटल, वो स्टार अलग है। 5 सितारा होटल जो रहते हैं वहाँ 5 स्टार्स होटल नहीं होता, 5 स्टार होटल। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना चला करती थी ना, 5 year प्लान्स, पंचवर्षीय जो है, वहां पे कभी भी 5 years प्लान नहीं होता था, 5 year प्लान, पंचवर्षीय योजना। लूसेंट की बुक अच्छी है क्या? हाँ अच्छी है। इक्की दुक्की छोटी मोटी कोई गलतियां, बाकी बहुत अच्छी किताब आती है लूसेंट की। द कैट एट द लिटिल फूड दैट वॉज इन माई किचन। द लिटिल फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। वट एट, क्या खा गई बिल्ली? द लिटिल फूड। द लिटिल फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। इससे अपने इसका पैसिव भी बना लेंगे, फिर जब जरूरत पड़ेगी आप इसकी हेल्प लेके आप इसका पैसिव बना लोगे। चलो एक पैटर्न और सिखाता हूं आपको, लिख दिया होगा उम्मीद करता हूं आपने ये सभी। एक पैटर्न सीखिए भाई,
इससे संबंधित फिर प्रश्न करते हैं, क्या वो पैटर्न है। देखो एक तो पैटर्न होता है LATER, लेटर। ये सारी स्पेलिंग दिमाग में रखिए, थोड़ी देर में इनके प्रश्न देता हूँ। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। लेटर का मतलब होता है बाद में, ये प्रयोग में लाया जाता है समय के लिए। एक होता है लेटर LATTER। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बताइएगा। सर क्लास टेस्ट नहीं होंगे, अपने तो रोज ही हर टॉपिक के बाद वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, बाकी क्लास टेस्ट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके वो भी नंबर आते रहेंगे। सर अब दिमाग घुम्बा लाग गयो, कोई बात नहीं, पानी पी, ठंडो पानी पी, दिमाग है बड़ी जरूर हो जाए, ठंडो पानी पी ले, ठीक है। मिल्क कौन सा नाउन, अनकाउंट, मिल्क को गिन कहाँ सकते हैं ना सोनू जी, मिल्क तो अनकाउंटेबल है। कोई कहते सर दूध 1 लीटर 2 लीटर करते तो है ना, ना गिनते थोड़ी हो, वो आप काउंट मात्रा है, वो जो आप लेके आते हो वो मापते हो, ठीक है ना। सर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, हाँ वो एक प्राइम मिनिस्टर, सही है। स्पेसिफाइड करोगे तो दा लगा देगा। अब देखो फिर एक बार, पत्र नहीं भाई, इस लेटर का मतलब होता है 2 में से बाद वाला, 2 में से बाद वाला। और मेरे सभी साथियों बड़ा खास तौर पर ध्यान देना इस 2 में से बाद वाले पर, बहुत सारे साथियों ने पत्र लिखा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपके सिलेबस में उसने एक पार्ट दिया हुआ है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल का वर्ड का मतलब उसने लिखा ना वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड, स्पेलिंग का ऊपर नीचे कर देगा हिसाब किताब और आपसे पूछ लेगा। फिलहाल मैं तो डिटरमिनर पे चला हुआ हूँ, डिटरमिनर्स के पैटर्न के अंदर आपसे पूछ लेगा LATTER, 2 में से बाद वाला। और जो आप पत्र बोल रहे हो ना उसकी स्पेलिंग LETTER होती है, वो होता है पत्र। 2 में से बाद वाले की बात करो तो LATTER, और लेटर पत्र होता है LETTER। एक मीनिंग होता है फॉर्मर, फॉर्मर का एक अर्थ होता है पूर्व, और एक और इसका अर्थ होता है 2 में से पहले वाला, 2 में से पहले वाला, ठीक है। एक मीनिंग होता है अपने पास लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नवीनतम, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। और एक होता है लास्ट, लास्ट का मतलब होता है 2 से अधिक में अंतिम, 2 से अधिक में अंतिम। अब देखो आज आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, सॉलिड। मुझे लगता है कईयों के दिमाग के पुर्जे खुलेंगे आज, देखते जाओ, अभी मैं बताने वाला हूं आपको। फिर इनसे संबंधित कुछ वाक्य करेंगे पूरे के पूरे। पहले आप एक बार देखो इसको। लास्ट का अर्थ है 2 से अधिक में अंतिम, लेटेस्ट का नवीनतम, फॉर्मर का पूर्वी अर्थ होता है और 2 में से पहले वाला, और LETTER ये होता है पत्र, लेटर राइटिंग, ठीक है। और फिर लेटर LATTER 2 में से बाद वाला, और एक LATER बाद में समय के लिए प्रयोग में जो आमतौर पे लाया जाता है। क्या सीखेंगे यहाँ पे, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, लिखा पढ़ी तो यूं चलती रहेगी। मान लीजिए आपकी कोई टोटल 2 क्लास हुई, टोटल कितनी क्लासेज हुई आपकी, 2 ही क्लास हुई, 1-1 घंटे की 2 क्लास हुई। अब आप बाहर जा रहे हो और दोनों क्लास अलग अलग विषय की हुई, आपने दोनों क्लासेज ली। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एक बार है ना लिख रहे हो तो एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर लिख लेना। टोटल आपकी 2 क्लास हुई, मान लो एक अलग अलग विषय की हुई दोनों के दोनों, और आप वो दोनों क्लासेस के बाद बाहर गए, अपने दोस्तों से मिले और आपने बोला कि यार आज जो लास्ट क्लास थी ना उसमें यार मजा नहीं आया, आज लास्ट जो क्लास थी ना वो बोरिंग थी, आज लास्ट क्लास के अंदर है ना मुझे बिल्कुल भी बढ़िया समझ में नहीं आया, आज लास्ट क्लास में गुरुजी ने मुझे डांटा, आज लास्ट क्लास में मैं गुरुजी के सामने बोल गया, आज लास्ट क्लास में उस लड़के ने मुझे ये कह दिया, आज लास्ट क्लास में मैंने उस लड़के को ये कह दिया, आज लास्ट क्लास के अंदर मैंने नोट्स ही नहीं बनाए, आज लास्ट क्लास के अंदर मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए। जो कुछ भी कहना चाहते हो, बार बार किसके लिए क्या बोल रहे हो आप, लास्ट क्लास लास्ट क्लास लास्ट क्लास। क्लास टोटल कितनी हुई, 2, क्लास टोटल कितनी हुई 2, और आप अंतिम वाले के लिए क्या कर रहे हो, बार बार लास्ट क्लास में ये हुआ, लास्ट क्लास में वो हुआ, लास्ट क्लास में ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। एक बात सोचो, क्लास हुई है टोटल 2 और लास्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल में आपके साथ मैं साझा कर चुका हूं ये बात कि सुपरलेटिव डिग्री कहां प्रयोग में आमतौर पर लाई जाती है, 3 या 3 से अधिक में। 2 तक के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्लास हुई है टोटल 2 और बार बार हम बोले क्या जा रहे हैं, आज लास्ट क्लास में ऐसा हुआ, आज वो उसमें ये हुआ, लास्ट क्लास में ये कर दिया वो कर दिया। जब बात 2 की हो रही होती है ना तो सबसे नजदीकी और बेहतर उत्तर, और अगर आप दूसरे वाले के बारे में बात करना चाहते हो, होता है LATTER, 2 में से बाद वाला। बहुत सारे आप हो चाहे मैं हूं, हम सबकी जुबान पे लास्ट 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 जचा हुआ है, आज लास्ट में यार उसने ये बोल दिया। क्लास टोटल 2 हुई है, लास्ट का क्यों प्रयोग कर रहे हो मेरे भाई। हाँ बोलचाल में सही माना जाता है,
बोलचाल में ये सही स्कीम है, लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए, व्याकरण के तौर पे देखा जाए तो हम गलत प्रयोग में ला रहे हैं। तो दो, जब बात दो की हो रही है और आप अंतिम वाले के बारे में बात करें तो आप प्रयोग में लाइए LATTR, ठीक है जी। और दो में से बात दो की हो रही है, पहले वाले के बारे में बात करना चाहते हो तो आप कहिए फॉर्मर। हाँ, 3 क्लास हुई हैं, 4 हुई हैं, 5 हुई हैं, 6 7 8 9 10 हुई हैं, और उसमें आप अंतिम वाले के बारे में बात करना चाहते हो तब कहो आप लास्ट। मान लो अब क्लास 2 नहीं 3 हुई, आपकी टोटल क्लासेस कितनी हुई? 3 हुई हैं, और अब आप बात करना चाहते हो तब आप क्या करिए, तब आप बोल दो, कोई समस्या नहीं। आज लास्ट क्लास में ये हुआ, लास्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेकंड वन, फर्स्ट वन, इनका प्रयोग कर सकते हो। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स, आर्टिकल में लिखवाए हुए हैं। आई बात समझ में? ऐसे आपको ध्यान में रख लेना। आई कॉल यू बैक लेटर, आई विल कॉल यू बैक लेटर। दोस्त समीर जी, लेटर की स्पेलिंग LATER कर लो। आई विल कॉल यू बैक लेटर, ये वाली लेटर बाद में, ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? समय के लिए। इस मामले को आपको समझना चाहिए। नोट डाउन करता हूं, फिर मैं आपको अब कुछ सेंटेंस देता हूं। अब तक हमने जो डिटरमाइनर्स में पढ़ा है उन सभी से संबंधित कुछ वाक्य आपके सामने लिखता हूं, आप ही मुझे बताएंगे कौन सा सही कौन सा गलत। इनके वाक्य गुरुजी 2 मिनट रुक जाओ, इनके वाक्य भी आपके सामने लिख दूंगा, पर पहले आप एक बार ये तो लिखो इनके वाक्य, सबके वाक्य, अब तक जो कुछ पढ़ा वो सारे वाक्य आपके सामने आएंगे। सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा, चिंता ही मत करो। कंफ्यूजन किस में आएगा? मीनिंग ही तो है, याद हो गया तुरंत प्रभाव से। गौतम सिंह जी, अभी थोड़ी देर में वाक्य आएंगे तब आप सीख जाओगे, चिंता मत करो। है डिटरमाइनर्स का ही पार्ट ये। लिख दिए? चलो मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, और अब मैं सबके मिक्स करके सेंटेंस आपके सामने लिखने वाला हूं, आपको ही उनके उत्तर देने हैं। किसका क्या आंसर होगा नहीं होगा वो आप ही बताएंगे मुझे। तो ये लो जी, अब प्रश्न है आपके सामने, टोटल प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। असली परीक्षण अब है आपका कि आपको अब तक हमने डिटरमाइनर्स में जो कुछ पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया। वो लेटर, लेटेस्ट और उनसे संबंधित प्रश्न अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे, ठीक है ना? बताओगे मुझे। ये आपके ऑप्शंस रहे मेरे भाई, विकल्प। फिलहाल जो आपके सामने प्रश्न है इनके विकल्प ये हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल। फिलहाल आपके पास यही ऑप्शन है, फिलहाल आपके पास यही ऑप्शन होंगे, इन्हीं से संबंधित आपको जो है वो आंसर देना है। बताइएगा, इन 6 में से ही कोई एक अपना उत्तर होने वाला है। बताइएगा। कोई भी मीनिंग अगर आपको नहीं आता उसका हिंदी अर्थ मैं लिख देता हूं, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए मुझे, कारण पहले तो आप ही आइडिया लगाएंगे कि किसका क्या आंसर होगा। फिर भी हिटलर शोड, शोड का मतलब जैसे शो का मतलब दिखाना, शोड का मतलब दिखाया। ब्लैंक मर्सी, मर्सी का हिंदी मीनिंग लिख देता हूं दया। वैनक्विज्ड, वैनक्विज्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जिसे जीत लिया गया हो, जिसे जीत लिया गया हो, या जिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो, जिसे जीत लिया गया हो, जिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो, ये है आपका वैनक्विज्ड का मीनिंग। तो हिटलर शोड ब्लैंक मर्सी टू द वैनक्विज्ड, इन 6 में से ही कोई एक उत्तर आपको लगाना है। फूल्स हैव ब्लैंक एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। ऑफ गुड पोएट्री, अब बाकी अर्थ आप बनाओगे। पोएट्री का मतलब कविताएं, फूल्स का मतलब मूर्ख लोग। तीसरा प्रश्न है यस, हाँ जी, देयर इज ब्लैंक होप, होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद। वैसे अर्थ ही आपको आने चाहिए छोटे छोटे। उम्मीद। ऑफ इज रिकवरी, रिकवरी का मतलब सुधार। ब्लैंक टेक्ट, टेक्ट का मतलब होता है जी रणनीति, या आप कह सकते हो कुशलता। हैव सेव्ड द सिचुएशन,
रणनीति कुशलता वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, वो कोई परिस्थिति होगी, सिचुएशन का मतलब कोई परिस्थिति, उससे बचा जा सकता होगा। बताओ क्या फॉर्मेट बनेगा। जो पीडीएफ का पूछ रहे हैं उन सबको बता दूं, ये जो आप पढ़ते हो, जो कुछ भी मैं अपने हाथ से लिखता हूं इस बोर्ड के ऊपर, वो सारा का सारा पैनल फाइल जो है वो आपके पास आ जाता है। बताओ तुरंत उत्तर किसका क्या होगा क्या नहीं होगा। छह उत्तर है, वो सॉरी 6 ऑप्शन है आपके पास डिटरमाइनर्स के। मिक्स कैसे करें, मिक्स कैसे सर, अब मिक्स नहीं है, बस वो लिटिल अलिटिल, वो जो फॉर्मेट था ना आपके पास लेटर और वो आमतौर पर आपसे डिटरमाइनर के पार्ट में कम पूछे जाने की संभावना है, लेकिन चूंकि आपको कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी उसने दिए है ना, स्पेल्ट वाला मिस स्पेल्ट वाला पार्ट उसने छोटा मोटा ऐड किया है, तो उसको देखते हुए लिखवाना मेरे लिए जरूरी था, और उससे संबंधित प्रश्न आपको अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे सामने। अब बस सीधे प्रश्न आ चुके हैं, डिटरमाइनर टॉपिक अपना कंप्लीट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए उत्तर पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी तरफ से कोई ना कोई उत्तर जरूर सोचा होगा। हिटलर शोड ब्लैंक मर्सी टू द वैंक्विश्ड। अब भी किसी साथी से अगर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी मेरे भाई। हिंदी अर्थ तो लिख दिया मैंने, जो मीनिंग समझ में नहीं आने लायक था उसका हिंदी अर्थ लिखा बैठा मैं। हिटलर शोड, शो का मतलब दिखाना, हिटलर ने दिखाया भाई ब्लैंक मर्सी दया दिखाई टू द वैंक्विश्ड, जिनको जीत लिया। हिटलर ने जिनको जीत लिया उन पर दया दिखाई कि नहीं दिखाई वो तो आप बताएं। आपने भी हिटलर के बारे में वही पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है, आप भी हिटलर के बारे में वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं और वो कहता है अरे भाई साहब ये बच्चा है ना जो हमारा, ये हमारे परिवार का हिटलर है। इसका मतलब आपको क्या लगता है वो दयावान है? आपको क्या लगता है वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है? आपको क्या लगता है वो बच्चा बहुत दया करता है लोगों पे, अपनी चीजें सभी के साथ बांट देता है वो? आपको क्या लगता है? 2 बच्चे हैं किसी को और वो कहता है हमारा ये वाला बेटा है ना जी ये तो हमारे परिवार का हिटलर है। आपको क्या लगता है हिटलर का मतलब? क्रांतिकारी विचारधारा, नहीं बख्शता किसी को भी, कुछ भी कर सकता है वो। आई बात समझ? किसी व्यक्ति ने अपने पीछे बैकग्राउंड में हिटलर की फोटो लगा रखी है, तो हिटलर किस चीज का प्रतीक माना जाता है? एक तरीके से आप मानकर चलिए तानाशाही का, नेगेटिव सेंस दे रहा है। अच्छा मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं ये उत्तर? नहीं, आपने हमने एक ही जैसा पढ़ा हिटलर का, ना आप हिटलर से मिले ना मैं मिला। हमारा क्या मानना है हिटलर के बारे में कि हिटलर का जो चरित्र चित्रण हमारे सामने किया गया इतिहास के माध्यम से, वो कैसा किया गया है? हिटलर जो है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्ति था? थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का था, गुस्से वाला व्यक्ति था, अग्रेसिव नेचर था उसका, ठीक है ना। दया का पात्र नहीं था वो, दया नहीं दिखाया करता था लोगों के ऊपर, खासतौर पर यहूदियों वाला तो आपने कभी पढ़ा होगा जीके वगैरह के अंदर। यहूदियों को वो बड़े बड़े चैम्बर में इकट्ठा करके गैस चैम्बर के अंदर फिर गड़बड़ कर दिया करता था, वो वाला मान लो मामला। तो हिटलर के बारे में बात है। अब हिटलर ने दया दिखाई जिनको जीत लिया, जिन पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन पर दया दिखाई। क्या कैसा सेंस है सेंटेंस के अंदर? और लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू द फ्यू। तो सबसे पहले तो 6 के 3 ऑप्शन करो। मर्सी दया काउंटेबल है अनकाउंटेबल? दया को गिन सकते हो आप? मर्सी काउंटेबल है अनकाउंटेबल? आज उसने मेरे पे 1 दया दिखाई, 2 दया दिखाई, 3 दया दिखाई, काउंट कर सकते हो? नहीं, अनकाउंटेबल ना होने। तो 6 के 3 ऑप्शन किए, कौन कौन से बच गए? लिटिल अ लिटिल और द लिटिल। इन 3 में से कोई एक उत्तर है। मर्सी के ठीक बाद ना दैट ना WH वर्ड ना कोई प्रोनाउन, 2 उत्तर बच गए। द लिटिल भी गया, 2 ऑप्शन बच गए, कौन सा? लिटिल या फिर अ लिटिल। तो उत्तर क्या होगा भाई? उत्तर क्या बचा अपने पास? सर वो बच्चा नहीं आता तो अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, एक तो लिटिल और एक आ लिटिल। सेंटेंस में भाव कैसा है? नकारात्मक। नकारात्मक भाव है तो अपने क्या लगेंगे? लिटिल। ये आपका आंसर होगा। हिटलर शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश्ड। इसमें कई बार बच्चे मुझसे क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी ऐसे कैसे मान लोगे आप कि उसी हिटलर के बारे में बात हो रही है? आमतौर पर देखिए हिटलर जो नाम इसने लिखा है वो वही मानना पड़ेगा। ऐसे किसी का भी अरे करेगा, किसी का भी नाम थोड़ी उठा देगा। मुकेश, सुरेश, कुछ भी नाम नहीं लिखता वो आमतौर पर ऐसा नाम, ऐसा कैरेक्टर सामने रखता है जिसके बारे में आप और हम लगभग साथी जानते हो। ऐसे कोई कहते गुरुजी बाई चांस यहां पर हिटलर ऑप्शन में नहीं होता और यहां पे ऑप्शन में दे रखा था सुरेश, मुकेश, राजेश, ऐसा नहीं देता मेरे भाई। फिर तो अपने को क्या ही पता चलेगा कि नहीं, मुझे अभी भूगोल की क्लास का पता नहीं है गुजर साहब, मुझे कोई ज्ञान नहीं है इस बारे में। अगला है फूल्स हैव ब्लैंक एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री। मूर्ख लोग जो है ना वो अच्छी कविताओं की प्रशंसा करते हैं। आप खुद बताओ करते हैं? उनको कविता समझ में नहीं आती,
क्या पढ़ाया गया है कविता के अंदर आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात, एप्रिसिएशन, प्रशंसा को गिन सकते हो आप। आज उसने 1 प्रशंसा करी, 2 प्रशंसा करी, काउंटेबल नहीं है ना, ठीक है जी। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, तीन ऑप्शन हटाइए, 3 बच गए, लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, तीनों में से कोई एक होएगा। एप्रिसिएशन के बाद क्या लिखा, ऑफ, लेकिन ऑफ हमारी उस लिस्ट में शामिल था ही नहीं, ठीक है। तो ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन, गया दा लिटिल भी, बच गए 2, एक लिटिल और एक आ लिटिल। क्या लगाएंगे, लिटिल और आ लिटिल में से किसका प्रयोग होएगा, सोच लो आप। मूर्ख लोग अच्छी कविताओं पर प्रशंसा नहीं करते, नेगेटिव सेंस है, किसका प्रयोग हो जाएगा, लिटिल का। फूल्स हैव लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोएट्री, ये आंसर है जी। यस, हाँ जी, देयर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सुधार की कुछ गुंजाइश है, उम्मीद है। होप, उम्मीद, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। होप के बाद ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन। अब बच गया ऑप्शन 2 ही, एक तो लिटिल, एक आ लिटिल, पॉजिटिव सेंस है। पता कैसे चला पॉजिटिव सेंस का, पढ़ लो। हाँ जी, पहले ही हाँ भर रहा है, उसके उम्मीद की कुछ गुंजाइश है, सुधार की कुछ गुंजाइश है, उम्मीद है, पॉजिटिव सेंस है, आ लिटिल। ब्लैंक टेक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, कुछ भी रणनीति से, कुशलता से उस स्थिति से बचा जा सकता था। टेक्ट, रणनीति, कुशलता, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। एक कुशलता, 2 कुशलता, एक रणनीति, 2 रणनीति, काउंट नहीं कर सकते। लिटिल, अ लिटिल, दा लिटिल, तीनों में से कोई एक उत्तर होगा। टेक्ट के बाद ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन। कोई साथी सोच रहे ये गुरुजी WH वर्ड, अरे मेरे भाई वुड तो यहां पर हेल्पिंग ऑफ का काम कर रहा है। WH वर्ड कौन से, वेयर, व्हाट, विच, वो होते हैं WH वर्ड। तो टेक्ट बच गया जी, WH वर्ड कोई ना, कोई दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन। ऑप्शन बच गए 2, या तो लिटिल होगा या ए लिटिल होगा। दया से जीत लिया, नेगेटिव कैसे सर, कहां गया दया, अरे दया से जीता नहीं है, दया दिखाई। दया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, उस वाक्य में दया का प्रयोग पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से किया गया। क्या हिंदी अर्थ नहीं बना पाया आप रामनिवास जी, मैंने हिंदी अर्थ क्या बनाया, हिटलर ने जिनको जीत लिया, जिनके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया, उन पर दया दिखाई क्या, नहीं दिखाई। ये बात आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि दया दिखाई या नहीं दिखाई, भाई मेरे, हम सब ने कहां पढ़ा है ये सेंटेंस, इन सेंटेंस का मतलब ये भाव कि हिटलर ने जिनको जीता, जिन पर अधिकार प्राप्त किया, उन पर दया दिखाई या नहीं दिखाई, इतिहास के माध्यम से। जिनके ऊपर हिटलर ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, उन पर दया नहीं दिखाई, अपना शासन तानाशाही चलाई उनके ऊपर, तो नेगेटिव सेंस। इसलिए मर्सी मीनिंग को नहीं देखा मैंने, मर्सी को तो केवल इसलिए पता किया कि भाई काउंटेबल है अनकाउंटेबल, और मुझे मर्सी से कोई लेना देना नहीं था। टेक्ट अनकाउंटेबल नाउन था, बच गया ऑप्शन 2, एक तो लिटिल, एक आ लिटिल। तो सिचुएशन से बचा जा सकता, कोई भी परिस्थिति हो उससे अगर आप में अंदर थोड़ी सी भी कुशलता है, रणनीति है, थोड़े से रणनीतिकार अच्छे हो तो बच सकते हो, तो क्या लग जाएगा, आ लिटिल। ये 4 प्रश्न थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने साथियों ने सही किए हैं, लेकिन जिन्होंने सही किए हैं उनका अनुवाद ठीक था, उनको अर्थ मैंने बता ही दिए थे मीनिंग के, ये उत्तर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। वहां WH के बाद H भी तो नहीं H का ऐसे अर्थ नहीं होता वीरेंद्र जी, है ना, W के बाद H लगाने लोड नहीं होती, होने को तो ये रहा H, कोई कह दे, है ना। WH का मतलब जैसे व्हाट, वेयर, विच, इनमें WH एक साथ आता है। और दूसरी एक ये भी पैटर्न तो बनता है ना, W मीनिंग अलग होता है, H और W अलग होता है, ये भी फॉर्मेट बनता है। सर हमारा तो फ्यूज उड़ गया कोई बात नहीं, फ्यूज जोड़ देगा भाई, मेरा काम फ्यूज जोड़ने को ही है नहीं, पर वे फ्यूज जब जुड़ेगा नहीं, जब फ्यूज करने बैठेगा। फ्यूज अगर क्लास में आवागा नहीं तो फ्यूज जोड़ू किया, फ्यूज अगर क्लास में थारो दिमाग को बाहर जा रहे हो तो जुड़े हो किया। तो एक खातर थारा सारा निवेदन है मेरा, क्लास के अंदर टिकाव करके बैठे रहो, क्लास में डटोगा, रुकोगा, बैठोगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर कर जाएगी। कोई रो के कौन सी बात नहीं, रोता हुआ जाएगा, मैं मरेगी खबर ले आवेगा, इन तो बिल्कुल पक्की बात है। क्लास में पहले बैठ गया, अंग्रेजी को नहीं समझ में आवे, अंग्रेजी दोरी लगे है, मुश्किल लगे है, अंग्रेजी मारो हाथ तंग है, अंग्रेजी में पार को नहीं पढ़े गुरुजी, अंग्रेजी में तो कभी पढ़ी को नहीं। अब पढ़नी पड़ सी भाई, पेपर में दे रखी है, सिलेबस में दे रखी है, सिलेक्शन करवाना है तो पढ़ लो, को नहीं करवाना सिलेक्शन, थानिया लगे कि अंग्रेजी का बिना थारा बेड़ा पार हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बंद कर दो क्लास में, कोई और मामलो पढ़ लो, और विषय पढ़ लो। पर मैं थाने बता दूं, पॉइंटाउन तबरिया रहने लाग रहे, पॉइंटाउन, जब कोई बच्चा पॉइंट से रह जाता है ना, पॉइंट ये, पॉइंट वो, 1 नंबर, आधा नंबर, ये वो, उसको ज़्यादा कष्ट होते हैं। तो थान थालो नाम भी पॉइंट में लिखवाना है, वो लिखवाना। कई क्या फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कौन नहीं पढ़ रहा फर्स्ट टाइम इंग्लिश यार, पैदा होता ही इतना बड़ा हो गया आगे थे, यूँ पहला कठिन घटा अंग्रेजी थारे सिलेबस में जरूर आई है, थे सारा 10वीं पास तो बैठा होगा है, 10वीं तक अंग्रेजी कौन की थारे क्लास के अंदर, 10वीं तक अंग्रेजी कौन पढ़ेगी की थारी, हाँ थे कौन पढ़ी सिलेबस में तो ही, आपा ध्यान कौन दिया, अब दे लो। तो भाई पढ़ना तो पढ़ सी,
करंट अफेयर में इतना करंट नहीं लगता जितना इंग्लिश में लग रहा है, लगेगा। भाषा है पर मजे भी बहुत आते हैं, नई चीज सीख रहे हो यार। पढ़ लो भैया, पार पड़ जाएगी। पढ़ते नहीं थे, हाँ या है नहीं, पॉइंट तो यो है सिलेबस में तो ही। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाएगी समझ। अरे तो थाने के अंग्रेज बनना है, मन के अंग्रेज बनाना थाने, मैं आपको नहीं अंग्रेज, आप हम इतनी सीखांगा। एफ यू मर्सी लगाए, अरे राजू मेरे भाई एफ यू क्यों लगा रहा है यार? मर्सी दया को गिन सकते हो, आज उसने एक दया दिखाई, दो दया दिखाई, यार कमाल ही कर रहे हो। नहीं उदयपुर से नहीं है, ये राजस्थान की ही तो दिक्कत है। अपने राजस्थान में क्या है सर, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जो लैंग्वेज समझ में आने लायक होगी वो मैं हिंदी में बोलूँगा, बेफिक्र हो आप। तो मैं तो हनुमानगढ़ से हूँ भाई, है ना, ननियाल ससुराल और ये सब मेरे हरियाणा में लगता है ना, इसलिए आपको मिक्स अप फॉर्मेट देखने को मिलेगा। चलो 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, ये 4 आपने लिख लिए होंगे। 5वां प्रश्न बताओ, 5, 6, 7 और 8। नॉलेज इज अ डेंजर, ये तो मैंने 5वां सेंटेंस तो आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, जब अपने पढ़ रहे थे ना, नोट्स में लिखा हुआ होगा। और ब्लैंक प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। प्रिकॉशन का मतलब सावधानी, और नेसेसरी का मतलब जरूरी, आवश्यक। हैंडल का मतलब संभालने में, दैट मशीन। टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। टाउन्स का मतलब कस्बे। क्लोज दे हेड वर ओल्ड टेटर्ड एंड टोन, ये एक अच्छा मीनिंग है। टेटर्ड एंड टोन का मतलब होता है कटे फटे, या फिर आप कह सकते हो जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण भी कह सकते हो, कटे फटे कह सकते हो। सर आप तो वो क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आएंगे मेरी तो वही कोशिश है भाई। बनाओ, वही 6 ऑप्शन तैयार है हमारे पास तो भाई। पांचों तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आपने अपने नोट्स में भी एज इट इज लिखा हुआ ही है, ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल भाई? ज्ञान अनकाउंटेबल है, तो इसके अंदर अपना आंसर क्या था, अपनों ने बनाया था अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कोई साथ निकाला, डेंजरस नकारात्मक भाव है नहीं। संदेश आप तक हम तक क्या डिलीवर हो रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। संदेश पॉजिटिव है, सकारात्मक है। पहले तो 3 ऑप्शन डिलीट करो, फ्यू आफ्यू दाफ्यू, काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये तो 3 हो गए। फिर नॉलेज के बाद ना दैट ना WH वर्ड ना कोई प्रोनाउन, 2 ऑप्शन बच गए। द लिटिल भी गया, 2 बच गए, कौन से, लिटिल अ लिटिल। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव संदेश है, सकारात्मक भाव है, किसका प्रयोग किया जाएगा, अ लिटिल का। दूसरी बात फ्रेज है, ये भी मैं आपको पूरी बात इस पर देने वाली बात, इस पर समझाने वाली बात मैं आपको सारी क्लियर कर चुका हूं। आप अपने अगर नोट्स रेगुलर बना रहे हो तो उसमें मिल जाएगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग एक फ्रेज है जी, कहावत मुहावरे लोकोक्तियां जो रहती है ना आमतौर पर उस पैटर्न के अंदर है, तो इसमें तो लग जाएगा अ लिटिल नॉलेज, ठीक है ना। अब आगे 6 पर चलें भाई। प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। प्रिकॉशन का मतलब सावधानी। सावधानी को गिन सकते हो आप, नहीं गिन सकते, तो 6 के 3 ऑप्शन पे तो आइए, कौन कौन से, फ्यू आफ्यू दाफ्यू गए, ये तो नहीं आएंगे। लिटिल अ लिटिल द लिटिल, इन तीनों में से कोई एक है। प्रिकॉशन के बाद ना दैट ना WH वर्ड ना प्रोनाउन, गए 3, ओ सॉरी गया एक और, कौन सा, द लिटिल, बच गए 2, कौन से, लिटिल अ लिटिल, क्या लगेगा। कोई भी सावधान, प्रिकॉशन इज नेसेसरी, सावधानी जरूरत होती है इन हैंडलिंग दैट मशीन, उस मशीन को संभालने में थोड़ी सावधानी की जरूरत है भाई। कोई सी भी मशीन हो, हर मशीन को संभालने में थोड़ी बहुत सावधानी तो चाहिए ना। सकारात्मक भाव है, क्या लग जाएगा, अ लिटिल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अ लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। ब्लैंक टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। मुझे चिंता बस केवल इस बात की है कि बहुत सारे साथियों ने इसमें उत्तर जो है ना वो लिटिल अ लिटिल या द लिटिल में से कोई एक मान रखा है।
मेरे भाई कस्बे, कस्बे को गिन नहीं सकते क्या? आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, उसके अंदर भेड़ बकरियां गिने बैठे हो आप, कितनी भेड़ें थी, कितनी बकरियां थी, ये तो कस्बे हैं। नगर पालिका कितनी है, पंचायत कितनी है, कस्बे कितने हैं, शहर कितने हैं, संभाग कितने हैं, जिले कितने, ये गिने नहीं बैठे क्या अपने? काउंटेबल है यार, कमाल कर रहे हो। और टाउन थोड़ी लिखा हुआ है, टाउन्स लिखा हुआ है, प्लूरल भी हो रहे हैं। फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू कुछ भी लगाओ, उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल और प्लूरल भी तो होता ही है। कमाल कर रहे हो। जिन्होंने कम से कम लिटिल लिटिल दा लिटिल ऊपर उत्तर लिख रहे हैं, वो कोई भी एक इनमें से मान के बैठे हैं। तुम तो यार ये पहचान नहीं कर पाए। कस्बों को तो गिन सकते हैं। दूसरी बात, ब्लैंक टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया? सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय उतने नहीं है भाई जितने होने चाहिए। ना दैट, ना WH वर्ड, ना कोई प्रोनाउन, कोई सा मामला नहीं है। तो याद रखिएगा, इस 7वें प्रश्न को मैं थोड़ा सा इस पे स्टार लगाता हूं। 7वें पे लगाया मैंने स्टार। इसके 2 उत्तर माने गए हैं सबसे बेहतर। इसका आंसर फ्यू और इसका आंसर ए फ्यू, दोनों ही सही माने गए हैं। आप बेफिक्र रहिए कि गुरुजी कल को दोनों ही आ जाए तो नहीं करेगा। फिर भी काल्पनिक बात कर लेते हैं, अगर दोनों ही दे ही दिए जाए तो सबसे नजदीकी उत्तर कौन सा माना जाएगा? फ्यू आंसर माना जाएगा। ए फ्यू भी सही है। आप कभी चेक करेंगे, पेपर में आया हुआ है, एक सेंटेंस ही है, कई बार पेपर में आया था तो उन्होंने क्या किया, दोनों उत्तरों को ही क्या माना था? सही माना था। विवाद काफी रहा था इस प्रश्न के ऊपर, पर अपने को क्या मानकर चलना है? अब दोबारा ऑप्शन शायद दोनों कम ही आए, पर कभी अगर ऐसी स्थिति बन गई तो याद रखेगा, उतनी सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। सरकारी लाइब्रेरी का मतलब सरकारी पुस्तकालय। ये गली गली में जो खुल रखे हैं तो सरकारी थोड़ी, तो प्राइवेट है, पैसे देने पड़ रहे हैं। सरकारी पुस्तकालयों की संख्या उतनी नहीं है जितनी अभी भी होनी चाहिए। तो आमतौर पर फ्यू को नजदीकी माना जाता है। बाकी बोथ आर करेक्ट, मैं लिख के देता हूं, बोथ आर करेक्ट। दोनों ही क्या माने गए हैं? सही माने गए। सबसे नजदीकी पे मैंने टिक लगा दिया, सबसे नजदीकी पे, ये ध्यान रखिएगा। अगले पे चल लेते हैं। 7वें पे स्टार लगा चुका हूं मैं। ब्लैंक क्लोथ दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड torn। जितने भी कपड़े उनके पास थे वो सब क्या थे? कटे फटे थे, जीर्ण शीर्ण थे। क्लोथ्स काउंटेबल होता है, और क्लोथ्स के बाद दे लिखा हुआ, दे का मतलब प्रोनाउन, सर्वनाम लिख दिया। काउंटेबल है और उसके बाद दैट, वो दैट WH वर्ड या कोई प्रोनाउन, पूरा प्रोनाउन सर्वनाम, क्या लग जाएगा? द फ्यू। आंसर क्या हो गया? द फ्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ प्रश्न, बच गए भाई प्रश्न, फिर बच गए अपने प्रश्न। लेकिन अगली क्लास जो होगी उसमें वो प्रश्न करके, थोड़े बहुत प्रश्न हो रहे हैं, 10 एक प्रश्न और अपने बचे हुए हैं, जिसमें आज वो मैंने आपको सिखाया था ना, जो लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फ्यू, वो जो हिसाब किताब हमने लास्ट में पता है, उससे संबंधित 2-3 प्रश्न है मेरे पास इनके ऊपर। और सम और एनी पर, ईच और एवरी पर आधारित कुछ प्रश्न अपने आज बच गए, कोई बात नहीं, अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। और साथ ही साथ अगली क्लास के अंदर अपना नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा, और वो होगा टेंस। तो अगली क्लास के अंदर जो बचे हुए प्रश्न है वो कवर करेंगे, और साथ ही साथ नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम अपना होगा टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, ऑब्लिक लगाकर सीक्वेंस ऑफ टेंस। छठा सवाल क्या, कौन सा था छठा? प्रिकॉशन। कोई भी मशीन हो उसको संभालने में थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत तो पड़ती है ना। तो प्रिकॉशन को आप गिन नहीं सकते। सावधानी अनकाउंटेबल नाउन था ना। तो कोई भी मशीन हो भाई साहब, घड़ी भी है ना किसी ने पहन के, वो भी एक मशीन है, उसको भी संभालने में थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत तो पड़ती है। अ लिटिल। सकारात्मक मैसेज था भी। सर क्लास का फिक्स टाइम क्या है? 12 बजे। वो अलग बात है, मैं कभी 12:05 कर देता हूँ, कभी 12:07 कर देता हूँ, वो कभी मैं लेट हो जाता हूँ, पर 12 बजे अपनी फिक्स टाइमिंग है। ठीक है सर जी, अब खाना खा, बिल्कुल खाओ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, सीखते रहना। इतने सारे प्रश्न लिखने थे, अगले भी प्रश्न आएंगे वो भी लिखने हैं, ठीक है ना। अगला नया टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लास में, बच्चों के प्रश्न करेंगे। ध्यान रखिएगा अपना, हर क्लास के अंदर पूरा अटेंटिविटी के साथ ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।